मान लो किसी ने ए की जगह 1 डाल दिया, बी की जगह 2 डाल दिया, सी की जगह 3 डाल दिया, तो एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल आपको मिल जाए। फैक्टर थ्योरम का बड़ा अच्छा सा सवाल जेईई मेन 2026 में इस हिसाब से बनाया गया था। ये एक ऐसा एरिया है जिसको बच्चे बहुत ही ऑफनली इग्नोर करते हैं और फिर इसका क्वेश्चन जेईई में आता है, फिर उनको समझ में नहीं आता कि हम पढ़ के कुछ और आए थे, यहाँ पे कुछ और क्यों पूछा जा रहा है। तो आपका जवाब क्या होगा? सर ये बहुत सिंपल हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, हमने पढ़ा कि अगर d इक्वल टू 0 है तो क्वाड्रेटिक का रूट रियल होगा बट दोनों रूट इक्वल होगा। इस वाले केस में क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होती है। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है भाई सब लोगों का? तो वंस अगेन अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और आज के सेशन में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये सेकंड वाली क्लास है। पहली वाली क्लास में ऑलरेडी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना और वो वाली जो इक्वेशन जो जेईई मेन में हर साल आती थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ सब्स्टिट्यूशन को करके क्वाड्रेटिक का रूट निकाल के नंबर ऑफ रूट्स को बताना, सम ऑफ द रूट्स को बताना ना, एटसेट्रा। तो इस पे लास्ट वाली क्लास में बेटा हम लोगों ने अच्छा खासा टाइम भी डिवोट किया था, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जिसको बच्चे बहुत ही ऑफनली इग्नोर करते हैं और फिर इसका क्वेश्चन जेईई में आता है, फिर उनको समझ में नहीं आता कि हम पढ़ के कुछ और आए थे, यहाँ पे कुछ और क्यों पूछा जा रहा है। उसके बाद में बेटा हमने फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम को भी शुरू किया था। उसमें कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सिंपल सा था कि अगर x इज इक्वल टू अल्फा किसी क्वाड्रेटिक का या फिर किसी क्यूबिक का या फिर किसी भी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर एक रूट है, तो x माइनस अल्फा डेफिनेटली उसका एक फैक्टर होगा। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों ने क्या किया था कि अगर x इज इक्वल टू a किसी पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करता है, तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो p ऑफ a के बराबर होती है। जाते जाते बच्चा मैंने आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम भी दिया था जेईई मेन 2026 का, जो कि आपका बेसिकली फैक्टर थ्योरम पे आधारित था। आज के क्लास की शुरुआत हम लोग उस प्रॉब्लम के डिस्कशन के साथ करने वाले हैं। और क्लास शुरू करने के पहले मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप लोगों की डिमांड पे ये जेईई मेन एंड जेईई एडवांस के लिए इस फ्री यूट्यूब सीरीज को लेके आया गया है। बहुत दिनों से बच्चों की डिमांड थी। इस यूट्यूब सीरीज में मैथमेटिक्स में हम लोगों ने फिलहाल सेट थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी कवर कर लिया है, बहुत ही डीप और बहुत ही अच्छे लेवल पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड लेक्चर है। बच्चों के एक्सपीरियंस को बढ़िया करने के लिए, बच्चों के डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए इसको हम लोगों ने एज ए कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। उस लिंक पे क्लिक करके आपको इस कोर्स में इनरोल करना है। इनरोल करने की कोई फीस वगैरह नहीं है, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जब आप इनरोल कर लोगे तो ठीक उसी हिसाब से इन लेक्चर्स को अटेंड कर पाओगे जैसा वेदांतु के इंटरनल बैचेस में पेड बच्चा करता है। तो इससे आपको बच्चा बहुत सारे फायदे होते हैं। पहली बात तो डिस्ट्रैक्शन वगैरह जीरो हो जाता है, आपको एक फीलिंग आती है कि आपने किसी एक बैच में इनरोल कर लिया है। बाकी जो वेदांतु में जो हम लोगों ने जो वेद एआई जो डेवलप किया है, वो लगा लो आपके दोस्त, आपके मेंटर, आपके फ्रेंड जैसे लेक्चर के दौरान आपकी हेल्प भी करता है कि अगर आपको लेक्चर के दौरान कोई भी डाउट आता है तो आप वेद से पूछ सकते हो और वेद आपको उन डाउट्स का जवाब देता है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई डाउट है जो कि लेट्स से आपने वेद से पूछा और आपको उस डाउट का जवाब उस लेवल पे नहीं मिला जिस लेवल पे आप चाहते थे, या फिर भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बच गया, तो उस केस में आपको बेटा जो यूट्यूब पे जो वीडियो जा रहा है, उस वीडियो के कमेंट में आपको अपना डाउट कमेंट कर देना है। मैं खुद सारे कमेंट्स को पर्सनली पढ़ता हूँ और मैं सारे कमेंट्स में अगर बच्चे को कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है तो उसका मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। इस वजह से बेटा इस चैनल पे सब्सक्राइब रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब रहोगे तो आपके कमेंट मेरे तक पहुंचेंगे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकता हूं। सेकंड नंबर पे फ्यूचर में अगर आपके लिए कुछ भी हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे और लगातार हम लोग आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करते चले आ रहे हैं इस पर्सपेक्टिव के साथ कि बच्चे की ज्यादा से ज्यादा हेल्प कैसे हो सकती है। तो अगर हम कुछ भी अच्छा करते हैं वो अच्छा ही अगर आप तक पहुंचाना है, तो इसके लिए आपका चैनल पे सब्सक्राइब रहना बहुत जरूरी है। क्लास को शुरू करते हैं बच्चा बिना किसी डिले के साथ। क्वाड्रेटिक में ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में भी बताया था। आज के क्लास की शुरुआत हम लोग इस वाले क्वेश्चन के साथ करते हैं
ये बच्चा लास्ट वाली क्लास का ये होमवर्क प्रॉब्लम था, मैंने जाते जाते इस वाले क्वेश्चन को स्लाइड में ही छोड़ दिया था। अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि बेसिकली एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एबीसी किसी भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर सकता है, बट सारा का सारा 20 से छोटा या 20 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब लिखा है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स इन एस विच आर डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो कहने का मतलब बेटा, अब आप एक बात सोचिए ना कि अगर यहाँ पे एबीसी की आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालते हैं तो आपको अलग अलग पॉलिनोमियल्स मिलते हैं। मान लो किसी ने ए की जगह 1 डाल दिया, बी की जगह 2 डाल दिया, सी की जगह 3 डाल दिया, तो एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। किसी ने ए की जगह 2 डाल दिया, बी की जगह 10 डाल दिया, सी की जगह 20 डाल दिया, उस बंदे को एक डिफरेंट पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो सवाल में ये पूछा जा रहा है कि एबीसी की वैल्यू अगर 1 से लेकर के 20 के बीच में हम कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम कितने ऐसे पॉलिनोमियल्स पॉसिबल होंगे जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिविजिबल है। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिविजिबल है, इसका कहने का सेंस क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हम लोग करते कैसे बेटा, हम लोग लिखते हैं कि भाई ये जो पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब्ड है प्लस ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी है, अब एबीसी की वैल्यू हमें ऐसी सेट करनी है कि इसका एक फैक्टर हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका एक फैक्टर हो जाए। भाई दूसरा फैक्टर भी पॉसिबल था, दूसरा फैक्टर भी पॉसिबल था। मैंने थोड़ी देर के लिए बोला कि मान लो इसका दूसरा फैक्टर हो गया है लेमडा एक्स प्लस म्यू के बराबर, ठीक है ना। अब एक बात आप लोग समझिएगा कि ये एक फैक्टर हो गया, ये दूसरा फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे देखो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट ऑलरेडी हमने लेमडा लिख दिया है, तो आगे हमें किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए लेमडा एक्स प्लस म्यू के बजाय अगर मैं दूसरा फैक्टर अगर मैं एक्स प्लस म्यू मानता तो आगे एक नंबर मुझे लेमडा लिखना पड़ता। तो अपनी मर्जी है कि उसको हम कैसे लिखना चाहते हैं, तो उसी चीज को हमने ये लिख दिया कि एक फैक्टर अगर ये वाला है तो दूसरे फैक्टर को अपन लेमडा एक्स प्लस म्यू मान लेते हैं। बात समझ में आती है? मतलब ये वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल इसके बराबर हो चुका है। अब इसको एक बार थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं हम लोग। एक्सपैंड करते हैं तो ये कैसे बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा लेमडा एक्स क्यूब्ड प्लस में म्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका बनेगा 2 लेमडा एक्स प्लस में 2 म्यू हो जाएगा। अब अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर है तो इसका मतलब सारे के सारे कोएफिशिएंट्स आपके मैच करने चाहिए, यस और नो। तो यहाँ पे अगर एक बात ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब यहाँ पे है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट लेमडा है। तो पहली बात समझ में आती है कि लेमडा की वैल्यू निश्चित तौर पे 1 होनी चाहिए। तो लेमडा की तो फिक्स वैल्यू आ गई, लेमडा 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगली बात देखते हैं, ए की वैल्यू बेसिकली म्यू के बराबर होनी चाहिए। तो अगली बात यहाँ पे समझ में आती है कि म्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। अगली बात बेटा देखो, 2 लेमडा एक्स का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 2 लेमडा बी के बराबर है। तो यहाँ से हमें बेसिकली हमें बी की वैल्यू समझ में आती है, 2 लेमडा मतलब 2 के बराबर होना चाहिए। भाई बी इज इक्वल टू 2 लेमडा था, लेमडा की जगह 1 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो बी की वैल्यू 2 होनी चाहिए। और बच्चा सी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, सी की वैल्यू बेसिकली 2 म्यू के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट वाला टर्म सी है, यहाँ पे कांस्टेंट वाला टर्म 2 म्यू है। अब प्रॉब्लम में हमें ये डिसाइड करना है कि भाई ए बी सी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है जिसके करस्पॉन्डिंग ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। और एबीसी की बेटा आप अगर कोई भी वैल्यू लेते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक पॉलिनोमियल मिल जाता है। जैसे अभी मैंने बोला था, ए की जगह 1 लिया, बी की जगह 2 लिया, सी की जगह 4 लिया, एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल मिल गया जो कि इस वाले सेट को बिलोंग करेगा। सवाल में पूछा जा रहा है इस वाले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं या कितने पॉलिनोमियल हैं, तो हमें इन शॉर्ट ये बताना है कि एबीसी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। समझे ना। अब हम ए की बात करते हैं, तो बेटा ए की जगह अब थोड़ी देर के लिए मान लो हमने ए की जगह म्यू रख दिया, ए की जगह हमने म्यू रख दिया, या फिर एक और काम करो, ए की जगह मान लो तुमने ए ही रख दिया, बी की जगह आपने 2 रख लिया, बी हमेशा आपको 2 ही रखना पड़ेगा। अच्छा, अब सी की वैल्यू किसके बराबर है, 2 म्यू के बराबर है। सी की वैल्यू 2 म्यू के बराबर है, जबकि म्यू आपका ए के बराबर था, तो इसका मतलब सी की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 2a रख सकता हूं। अब एक बात सोचो बेटा, अगर आप ए की जगह कोई भी नंबर लो
बी की जगह अगर आप 2 ले लो, सी की जगह अगर आप 2a ले लो, तो उस केस में जो एबीसी की 3 वैल्यूज आती है सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, उन एबीसी की 3 वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ये वाला जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो कहने का सेंस क्या, अब हमें सोचना है भाई एबीसी की जगह क्या क्या रख सकते थे। अब देखो भाई, ए की जगह अगर आपने 1 रखा कोई दिक्कत नहीं। अब एबीसी सबकी जगह 1 से लेकर के 10 के बीच में, अभी फिलहाल मैं केवल ए की वैल्यू देख रहा हूँ। ए की जगह 1 रखा तो उस केस में पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या होगा, ए 1 हो जाएगा, बी 2 रहेगा, सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। ए की जगह अगर आपने 2 रखा तो बी हमेशा ही 2 रखना पड़ेगा, सी की वैल्यू 4 हो जाएगी, दूसरा पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ए की जगह आपने 5 रखा तो ए 5 हो गया, बी हमेशा 2 रखना था, सी की जगह 10 रखना पड़ेगा, तीसरा पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ए की जगह अगर आपने 10 रखा, बी की जगह हमेशा 2 ही रखना था, सी की जगह 20 रखना पड़ेगा, आपको एक और पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो यहाँ पे एबीसी की कितनी वैल्यूज आपको दिख रही, मतलब ए की वैल्यू 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक कुछ भी रख सकते हो। बी की जगह नेसेसरली आपको हमेशा 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 2 ही रखना है और सी की जगह ए का डबल रखना है। अगर ये कंडीशन तीनों सेटिस्फाई होती है तो इस वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। तो लिहाजा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। ए की यहाँ पे इस पहले वाले डेटा को भरने का 10 तरीका है, दूसरे वाले डेटा को भरने का केवल एक ही तरीका है, और जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसी चीज का डबल आपको यहाँ पे रखना होता है। लिहाजा सी की वैल्यू रखने का एज सच कोई चॉइस आपके पास नहीं है। अगर आपने a इज इक्वल टू 3 डिसाइड कर लिया है तो c की जगह आपको 6 ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले दे के सवाल क्या उठता है कि a की वैल्यूज को कितनी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। a की वैल्यूज को बेटा हम 10 तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, 1 to 10 के बीच में कुछ भी हो सकता था। बात समझ में आती है? तो इस वाले प्रॉब्लम का आंसर 10 के बराबर आ जाता है। फैक्टर थ्योरम का बड़ा अच्छा सा सवाल जेईई मेन 2026 में इस हिसाब से बनाया गया था। आज के बेटा हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास की शुरुआत हम लोग उन बेसिक फंडामेंटल्स के साथ कर रहे हैं जो एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है बच्चा हमेशा पढ़ के भी जाता है और बच्चे से अच्छा खासा पूछा भी जाता है। तो भाई क्वाड्रेटिक के रूट का फॉर्मूला मैंने आपको ये बता ही दिया था लास्ट क्लास में, इसका हम लोगों ने यूज भी कर लिया था। अब इस रूट में इस फॉर्मूले में अंडर रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इस क्वांटिटी को बेटा हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट पे हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, फिलहाल ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब अल्फा बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो बेटा यहाँ से देखो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आ रही है। मान लो अगर अल्फा की जगह आपने माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ले लिया, तो बीटा की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस बी और माइनस बी माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लेना पड़ेगा। तो ये दो रूट्स आपको अल्फा और बीटा आ गए हैं। जब बच्चा हम इन दोनों रूट्स का सम करते हैं तो हमें माइनस बी अपॉन ए के बराबर आता है। दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें c अपॉन ए के बराबर आता है। और एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिफरेंस ऑफ द रूट। डिफरेंस ऑफ द रूट मतलब बड़े रूट में से छोटे रूट को आप घटा रहे हो, तो उसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ डी अपॉन मॉड ऑफ ए के बराबर आती है। आज समझ में आती है? डिफरेंस ऑफ द रूट का कई बार बच्चे फॉर्मूला याद करना प्रेफर नहीं करते, तो उस केस में आप ये वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं कि अल्फा प्लस, मान लो आपको निकालना था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अगर आपको निकालना था दिस विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इनफैक्ट ये अंडर रूट डी अपॉन मॉडे वाली जो चीज है इसका डेरिवेशन भी इसी फॉर्मूले से होता है। अच्छा एक बात समझना, यहाँ पे मॉड क्यों लगा हुआ है कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्यों लिखा है। अब भाई कोई क्वाड्रेटिक का रूट अगर मान लो 3 और 5 है, मान लो एक क्वाड्रेटिक था जिसका रूट 3 एंड 5 के बराबर था, तो अब कौन अल्फा है कौन बीटा है ऐसा तो कोई नहीं बता सकता भाई। कोई बंदा बोलेगा अल्फा 3 है बीटा 5 है, कोई बंदा बोलेगा बीटा 3 है अल्फा 5 है। तो अब 3 एंड 5 अगर रूट है तो भाई अल्फा बीटा, तुम अल्फा की जगह 3 लो बीटा की जगह 5 लो या उल्टा करो, अल्फा प्लस बीटा में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे तो फर्क पड़ेगा ना, किसी ने अगर अल्फा की जगह 3 ले लिया बीटा की जगह 5 ले लिया तो अल्फा माइनस बीटा वो बंदा -2 के बराबर बोलेगा।
और किसी ने अगर अल्फा की जगह 5 ले लिया, बीटा की जगह 3 ले लिया, तो वो बंदा अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 के बराबर बोलेगा। तो उस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए लोगों ने बोला ये डिफरेंस का फॉर्मूला है। भाई तुम अल्फा बीटा हमने आपको 3 एंड 5 दे दिया, तुम किसी को 3 ले लो, किसी को 5 ले लो, उनका डिफरेंस हमेशा 2 के बराबर होगा। इसी वजह से बेटा यहाँ पे मॉड लगा हुआ है। इसी चीज को कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे लिख दिया अल्फा और ये वाला सिंबल बना के ऐसे लिख देते हैं, मतलब ये अल्फा और बीटा के डिफरेंस को डिनोट करता है, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। वही मैंने बोला, मेरे पास 200 रुपए, आपके पास 100 रुपए, हमारे आपके रुपए का डिफरेंस कितना है? 100 रुपया बोलोगे। डिफरेंस में हमेशा ही बोलते हो ना, बड़ा माइनस छोटा बोलते हो। तो यहाँ पे मॉड लगने से वही हो जाता है कि अल्फा बीटा आप कोई भी नंबर लो, बड़ा माइनस छोटा आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। और इसी वजह से देखो राइट हैंड साइड पे भी पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ये अंडर रूट ऑफ डी तो हमेशा पॉजिटिव होगा, अंडर रूट हमेशा तुम्हें पॉजिटिव नंबर ही देता है। अपॉन मॉड ए, मॉड मॉड ऑफ समथिंग हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ डी अपॉन मॉड ए भी हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद में एक और छोटी सी बात आती है कि अब लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा कि अगर हमें क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो उसका रूट कैसे निकालना है। अब ये कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको रूट पता है तो क्वाड्रेटिक को कैसे निकालना है। रूट पता है बेटा तो क्वाड्रेटिक को निकालने का तरीका क्या है, उस तरीके को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। बात समझे? जैसे मान लो हमने आपसे बोला एक क्वाड्रेटिक बना दो जिसका एक रूट -3, अगला रूट 7 है। अब मान लो अगर ये किसी क्वाड्रेटिक का रूट है तो उस क्वाड्रेटिक को अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले इन दोनों नंबर का सम निकालो। 7 - 3 4 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद में इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट आपका 7 इंटू -3 -21 के बराबर आ जाएगा। इसी वाले फॉर्मूले में डाल दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट 4 के बराबर आ रहा है तो -4x -21 इज इक्वल टू 0। तो अगर बच्चा क्वाड्रेटिक का रूट आपको पता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है तो हर हालत में बेटा यही वाला कंसेप्ट आपको यूज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए। अगर मान लो बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दो, तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भाई आप ध्यान देना कि अब जैसे ये वाला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हालांकि ऐसा यूज बहुत कम पड़ता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके टाइम्स क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x -21 हो जाता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। बात समझ में आती? तो तुम्हें बॉटम लाइन ध्यान क्या रखना है कि भाई अगर क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस सी अपॉन ए, और डिफरेंस ऑफ द रूट अंडर रूट ऑफ डी अपॉन मॉड ए के बराबर आता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के तौर पे क्वाड्रेटिक का अगर रूट पता है, क्वाड्रेटिक को बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0, ये काम करना होता है। और ये ऑब्वियस ही बात है, काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ छोटी मोटी आइडेंटिटीज लिखी हैं जिनका एग्जाम में भी उपयोग होता है। सारी की सारी बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो कि आप लोग जूनियर क्लासेस में भी कर चुके हो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्राइस अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये वाली आइडेंटिटी मैं पहले लिख चुका हूं और यहाँ पे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को लिखा गया है। ठीक है ना? अल्फा के, अब देखो तुम्हें ले देके देखो, कुछ रट्टा नहीं मारना है बेटा। मैं आपको क्यों लॉजिक बता रहा हूँ कि ये मैंने आपको दिखाने को दिखा दिया, बट एग्जाम में कोई भी सवाल आता है तो उसमें थोड़ा बहुत तुम कॉमन सेंस लगा के करो। ठीक है ना? अब कॉमन सेंस का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने एक क्वाड्रेटिक दे दी एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और मान लो मैंने बोल दिया +7 इज इक्वल टू 0, इसका मान लो रूट अल्फा एंड बीटा के बराबर है। अब कुछ कुछ मैं सिंपल बातें पहले लिखता हूँ। बताओ भाई अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, मतलब 3 के बराबर होगा। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 7 के बराबर होगा। एक बात नोटिस करना है, इस क्वाड्रेटिक का जो रूट होगा वो रियल नहीं होगा। आप d की वैल्यू को थोड़ा सा देखो, जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। d निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब 9 बनेगा, माइनस 4ac का मतलब -28 बनेगा।
तो ये बात कंफर्म है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो रियल नहीं है, ये नॉन रियल रूट का सवाल है। इस बात को मैं क्यों लिख रहा हूं, अभी आपको बात समझ में आएगी। जैसे अगर मान लो मैंने आपसे पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बता दो, तो आपका जवाब क्या होगा? सर ये बहुत सिंपल हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? 3 का स्क्वायर जो कि 9 के बराबर आ जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा का मतलब माइनस 2 इंटू 7 आ जाएगा। अब बताओ कितना आ रहा है? 9 में से 14 गया, माइनस ऑफ 5 इसका आंसर आ रहा है। अब आप सोचिए, अगर अल्फा बीटा दोनों रियल नंबर होता, अगर अल्फा बीटा दोनों रियल नंबर होता तो किसी भी कीमत पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं आ सकता था। परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, बट ये बात तभी वैलिड है जब आप रियल नंबर का होल स्क्वायर कर रहे हो, रियल नंबर का स्क्वायर कर रहे हो। चूंकि यहाँ पे अल्फा और बीटा रियल नंबर नहीं था, इसी वजह से नोटिस करो बेटा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका निगेटिव आ रहा है। अभी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ा नहीं है, बट जब आगे पढ़ोगे तो पता लगेगा कि अगर कोई नॉन रियल नंबर है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव भी आ सकता है, उसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव भी आ सकता है, इनफैक्ट उसका स्क्वायर करने पे जीरो भी आ सकता है। उसका स्क्वायर करने पे क्या हो सकता है? जीरो भी आ सकता है। बात समझ में आती है? तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने इस बात को लिखा था नॉन रियल रूट, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। और बच्चा कई बार एग्जाम में फालतू का दिमाग लगाता है, एग्जाम में कुछ ऐसा पूछ लिया, अब सुनिएगा, एग्जाम में ऐसा कुछ पूछ लिया कि भाई अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बता दो। अब वो फालतू दिमाग लगाता है, अल्फा की पावर 4 हमेशा पॉजिटिव होगा, बीटा की पावर 4 हमेशा पॉजिटिव होगा, तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा जहां पे कोई पॉजिटिव नंबर लिखा हो। और वो फालतू में मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करके गलत ऑप्शन को लगा के चला आता है। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 पॉजिटिव होगा, तभी होगा जब अल्फा और बीटा रियल नंबर्स हो। नॉन रियल नंबर के केस में कुछ भी हो सकता है। अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हारा नेट नहीं खराब हुआ है तो कैसी चल रही है पढ़ाई? मजा आ रहा है? देखो, अक्सर प्रिपरेशन की दिशा जब नहीं पता हो, एक मिनट नालायक, वो वाली दिशा नहीं, ये वाली दिशा, डायरेक्शन। जब प्रिपरेशन की दिशा नहीं पता हो तो अक्सर नींद आती है, उबासियां आती हैं, समझ नहीं आता कि कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बच्चों के लिए हमेशा कुछ ऐसा करने की कोशिश करता हूं जिससे उन्हें उनका लक्ष्य दिखता रहे। एकलव्य टेस्ट सीरीज इसी कोशिश की एक पहल है। एकलव्य टेस्ट सीरीज में मैंने अपने सालों के तजुर्बे से पूरे रिसर्च करके ऐसे टेस्ट पेपर्स बनाए हैं जिससे कि बच्चे को हर वक्त ये पता चलता रहे कि वो कितने पानी में है और अपने लक्ष्य के कितने करीब है। पहले आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाने के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट। बीच बीच में छोटे छोटे यूनिट टेस्ट भी रहेंगे जो 2-3 चैप्टर्स को मिलाकर पूछे जाएंगे। तो ये सारी मशक्कत क्यों कर रहा हूं मैं? इसलिए कर रहा हूं भाई कि आपकी दिशा सही रहे, वो वाली नहीं ये वाली। और इस दिशा में आपको हर वक्त ये पता चलता रहे कि आपकी तैयारी सही हो रही है या नहीं, और किस दिशा में आपको और मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में आपको बड़े डिटेल्ड रिपोर्ट्स मिलते हैं कि आप कहां कमजोर हैं, कहां मेहनत और करनी है, और ऐसे ही हजारों चीजें जिससे कि आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। तो भाई एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाते चलिए और हरि के गुण नहीं हर्ष बाबा के गुण गाते चलिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो ये सवाल आया तो हमें कुछ रट्टा नहीं मारना है। ये सवाल अगर आता है तो हमें भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सबसे पहले निकालना है। तो रट्टा मैं क्यों नहीं मारता हूं? मैं बोलता हूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू हमने निकाल ली है वो -5 के बराबर निकाल ली है। दोनों साइड में बेटा स्क्वायरिंग कर दो। तो दोनों साइड में स्क्वायरिंग करोगे तो अल्फा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दो, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बनेगा, तो अल्फा बीटा होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। बेटा यही चीज हमें निकालनी थी। और अल्फा बीटा आप लोग कितना 7 निकाल चुके हो, यस और नो? तो यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे आपका रहा है कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू आ रही है 25 माइनस इस टर्म को इधर ट्रांसफर करो 2 हो गया, अल्फा बीटा 7 है, 7 का स्क्वायर हो गया।
तो आपका आ गया 25 माइनस 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2 98। अब 25 माइनस 98 कितना होगा 73 विद अ नेगेटिव साइन। तो आपका इसका आंसर आ गया नेगेटिव ऑफ 73। यही बेटा अगर आपसे मान लो सेम सवाल में कुछ ऐसा पूछा जाता कि आप अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 बता दो, तो अगेन मैं किसी भी कीमत पे रट्टा नहीं मारता हूं। मैं भाई बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल लगाता हूं। एक हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना आता है और एक हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी निकालना आता है। हालांकि मैं चाहूं तो इसी में दोनों साइड में मैं होल क्यूब कर दूं तो भी आंसर आ जाएगा, समझे ना। फिर भी मैं बता रहा हूं कि इन जनरल अगर आप चाहो तो केवल इन्हीं दो चीजों को याद रखो, बाकी सब याद रखने की जरूरत ही नहीं। अब जैसे ये सवाल आता है, ये सवाल आता है, तो हमने क्या बोला कि भाई अब जैसे मान लो हमें पता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर होता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। अल्फा प्लस बीटा 3 के बराबर है, 3 का होल क्यूब आपका 27 हो गया। माइनस में 3 टाइम्स अल्फा बीटा आपका 7 दिया हुआ है और उसके बाद में क्या लिखा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह फिर से आपका 3 लिखा हुआ है, यस और नो, बताओ भाई, ठीक है ना। तो यहां से आपको अल्फा क्यूब्ड प्लस बीटा क्यूब्ड की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 27 और 7 3 21 या 63, 27 माइनस 63। एक बार बेटा फिर से आप स्क्वायरिंग कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ, स्क्वायरिंग एंड गेट द आंसर, जो भी गेट द आंसर। एक मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग सवाल लिखता हूं, एक मैं छोटा सा इंटरेस्टिंग सवाल लिखता हूं। जैसे मान लो मैंने इसी प्रॉब्लम के रेफरेंस में एक हमने क्वेश्चन नंबर लिख दिया, अभी तक हमने 3 लिखा था, एक क्वेश्चन नंबर में 4 लिख रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैंने बोला अगर अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 आ जाए तो क्या करोगे। कई सारा बच्चा बोलता है कि सर बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे। अब पहली बात तो उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम आना चाहिए, सेकंड नंबर पे बाइनोमियल थ्योरम लगाने पे भी अच्छा खासा कैलकुलेशन बनेगा, और यहां तक तो जेईई में पूछा जाता है। तो एज सच बेटा हमें कोई बाइनोमियल थ्योरम या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। एक साधारण सी बात आप समझो, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना आता है, बिल्कुल आता है सर, यहीं पे हम लोग निकाल चुके हैं। आपको बच्चा अल्फा क्यूब्ड प्लस बीटा क्यूब्ड निकालना आता है, बिल्कुल निकालना आता है सर। अल्फा क्यूब्ड प्लस बीटा क्यूब्ड हम यहीं पे निकाल चुके हैं। भाई द वे चाहो तो इसकी वैल्यू भी लिख लो, कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 13 में से 7 गया 6, ठीक है ना, और हाँ 5 में से 2 गया 3, ये 36 बनेगा विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है ना, ये माइनस 36 बन रहा है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी निकालना आता है। अब ये बताओ इन दो, अरे यार ये क्या लिख दिया हमने। अब ये बताओ कि बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। तो भाई दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना तो हमें आता ही ना। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अब अल्फा स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो अल्फा की पावर 5 बन गया, अल्फा स्क्वायर को बीटा क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब बन गया, बीटा स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो अगला टर्म आ गया बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब बन गया, और एक और टर्म आएगा जब बीटा स्क्वायर को बीटा क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा की पावर 5 आ जाएगा। अब बच्चा लोग थोड़ा सा ध्यान दो, हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल चुके हैं -5 के बराबर है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल चुके हैं -36 के बराबर है। अब डेटा को थोड़ा फीड करते हैं, यहाँ पे हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह -5 लिख दिया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह हमने -36 लिख दी, दैट विल बी इक्वल टू, अब देखो ये अल्फा की पावर 5 है प्लस बीटा की पावर 5 है, इसको एक साथ में लिख लो, इसको एक साथ में लिख लो। और बेटा ये जो बीच वाले दो टर्म्स हैं वहां से कुछ कॉमन आते हैं, आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर था ही, यहाँ पे भी बीटा स्क्वायर है, यहाँ पे भी बीटा स्क्वायर था ही, तो यहां से आपने अगर अल्फा बीटा होल स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो अंदर आपका अल्फा प्लस बीटा ही बचेगा। बेटा एलएचएस में आपका 180 आ चुका है, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 को ही हमें निकालना था। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 हो जाएगा। अब देखो आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बताओ भाई। ये आपका बनेगा 180
49 into 3 will be 147. That will be अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5. तो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 की वैल्यू 33 के बराबर आ जाती है. तो बेटा अगर जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया, अगर इतनी आइडेंटिटीज आपको याद है, इतने फंडे पता है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत किसी भी कीमत पे नहीं है. और बात मैंने बहुत साधारण बोली है. एक भाई आपको पहला वाला ये आइडेंटिटी याद होना चाहिए और दूसरा वाला ये आइडेंटिटी याद होना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा. मतलब इस लेवल तक का सवाल बहुत इजीली हो जाएगा. बात समझ में आती है? एक बात मैं जस्ट और बता दूं, मेरे से कोई बोलता है अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7 बता दो, तो मैं बताए क्या करता? अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7, मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और यहां पे मैं लिखता है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4. मैं यहाँ पे क्या लिखता है? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4. अब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालना आता ही है, ये बात हमें पता है. जब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 लिखता, तो एक टर्म आता है अल्फा की पावर 7, एक टर्म आता है बीटा की पावर 7. और जब ये अल्फा की पावर 4 जब बीटा क्यूब से मल्टीप्लाई होता, तो अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब हो जाता, और बीटा की पावर 4 जब अल्फा क्यूब से मल्टीप्लाई होता, तो बीटा की पावर 4 अल्फा क्यूब हो जाता. वहां से आई थिंक अल्फा बीटा का पावर 4 कॉमन आ जाता, या अल्फा बीटा क्यूब कॉमन आ जाता, सॉरी, और कुछ ऐसा ही बन जाता. तो मतलब निकालने को सब कुछ निकाला जा सकता है बेटा, कहीं पे कोई चैलेंज ऐसा सच आ ही नहीं सकता. और ये एग्जाम में मैं बोलता हूँ कि करने लायक सवाल होता है, ये हमें आना भी चाहिए. अब जैसे छोटी मोटी बातें जो एक और कंसेप्ट आपको बताया था, अगर रूट पता है तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं? कंसेप्ट यही बताया था कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 होता है, हाँ या ना? अब जैसे मान लो अगर 2 अल्फा 2 बीटा वाला अगर इक्वेशन आपको बनाना था, तो उस इक्वेशन को कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो हो जाएगा -2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा. 2 अल्फा इंटू 2 बीटा का मतलब आपका 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0. अब देखो सारी वैल्यूज तुम्हें पता है. इसी क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा एंड बीटा था, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए डाल दो, अल्फा इंटू बीटा की जगह सी अपॉन ए डाल दो, तो आपका ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने डाला माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स, प्लस 4 अल्फा बीटा की जगह हमने डाला सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0. इसको यदि हम थोड़ा ढंग से लिखना चाहते हैं तो ए से मल्टीप्लाई करते, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में ट्वाइस बी एक्स हो जाएगा, प्लस में 4c इज इक्वल टू 0. तो बच्चा ये हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक आ चुका है जिसका रूट जो है 2 अल्फा एंड 2 बीटा के बराबर है. सेम अगर इन सवालों को करना था, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस फॉलो करना है. ये तो हमने ए वाले का आंसर लिख दिया. मान लो मैं इसका डायरेक्ट में सी वाले का आंसर लिखता हूं. क्वाड्रेटिक बनाना है जिसका रूट अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 हो, तो क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, यानी अल्फा प्लस 2 में बीटा प्लस 2 को ऐड कर दो. आपका कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, मतलब ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इंटू एक्स, और फिर मल्टीप्लाई कर दो. अल्फा प्लस 2 को बीटा प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. अब सारी वैल्यूज को निकाला जा सकता है. अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है, इसमें दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए को हम उपयोग कर लेंगे. सही है ना भाई? हालांकि ऐसे सवालों को सॉल्व करने का एक और मेथड आता है जिसको इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं. उस मेथड का नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक. उस मेथड का नाम क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, जो कि बेसिकली बेटा ऐसे टाइप के सवालों में आपको थोड़ा सा वक्त बचा सकता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड है. बट फिलहाल ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा एंड बीटा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0. एक छोटी सी बात यहाँ पे हमें और पता होनी चाहिए, जो कि कई बार मैं बच्चों को देखता हूँ एग्जाम में वो मिस करते हैं. वो छोटी सी बात बेटा क्या है? कोई भी अगर नंबर किसी भी पॉलिनोमियल का रूट है,
तो वो नंबर उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई पक्का करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर मान लो मैंने बोला कि एक हमने ऐसा लिख दिया कि 2x स्क्वायर और माइनस में हमने 3x लिख दिया, प्लस में मान लो हमने लिख दिया 7 इज इक्वल टू 0। मैंने बोला इसका रूट अल्फा एंड बीटा के बराबर था। और मान लीजिए मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, वैल्यू बता दो 1/2 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 बीटा स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर की वैल्यू बता दो। तो देख बेटा, यहाँ पे बच्चा मान लो अगर बुद्धि ना लगाए तो क्या करेगा, सर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, क्या बड़ी बात है। और बिल्कुल सही बात है बेटा, आप अगर यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आंसर पक्का आएगा, सही आंसर भी आएगा। बट वही बात है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा और इस लेवल पे कैलकुलेशन बनेगा कि इसको झेलना भी मुश्किल काम है, बोलोगे फालतू का सवाल आ गया। तो यहाँ पे बेटा बुद्धि क्या लगाना होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी नंबर अगर किसी भी पॉलिनोमियल का रूट है तो उस पॉलिनोमियल को पक्का सेटिस्फाई जरूर करेगा। अब एक बात आप लोग समझिए, यार इन्होंने सवाल में 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 ही क्यों लिखा है? क्या 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 क्या किसी बहुत अच्छी चीज के बराबर है? ये दिमाग में क्लिक होना चाहिए। एलसीएम वगैरह की गंदगी के पहले ये क्लिक होना चाहिए। क्या 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 किसी अच्छी चीज के बराबर है? तभी लिखा होगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 7। यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 17 क्यों नहीं लिख दिया? ऐसा क्या खास बात है 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 7? समझे ना, ये दिमाग में आना चाहिए। अब ये दिमाग में आते तुम्हें क्लिक होगा, हो सकता है अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इसको पक्का सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे जब अल्फा डालोगे तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 एक्चुअल में 0 के बराबर होगा। भाई रूट का मतलब यही होता है, रूट को जब हम पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। अब यदि ये इसका रूट था और इसको इसी रूट अल्फा को वापस यहाँ पे डाल लो तो पक्का 0 होगा। अब ये चीज आपको क्या बताती है कि बेसिकली जो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 है वो 3 अल्फा के बराबर है। सेम वे में बीटा रूट है, बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। बीटा डालेंगे तो सेम वे में आपको क्या आ जाएगा कि 2 बीटा स्क्वायर प्लस 7 जो होगा वो बेसिकली 3 बीटा के बराबर हो जाएगा। अब आप लोग बेटा देखिए ना, एक बात आप लोग देखिए, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 गंदा था, कोई डाउट नहीं है, बट 3 अल्फा बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे 2 अल्फा प्लस स्क्वायर 2 जो भी आपका लिखा है 1/2 अल्फा स्क्वायर प्लस 7, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 की जगह हम 3 अल्फा डाल दें तो हो जाएगा 1/3 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना, अब सोचो ना, यहाँ पे एलसीएम लेके गंदगी मचाना एज कंपेयर टू यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करना, ये काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करें भाई, 1/9 को कॉमन ले लें, नीचे आ गया 1 अल्फा स्क्वायर और ये आ गया 1 बीटा स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 1/9। एलसीएम ले लो बेटा, नीचे आपका एलसीएम आएगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ऊपर आपका बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के बराबर होता है। अब सारा कुछ डेटा आपको पता है कि अल्फा बीटा इसका रूट था तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 के बराबर थी, अल्फा इंटू बीटा 7/2 के बराबर था। सारा डेटा यहाँ पे डाल दिया, आंसर आ गया। बात क्लियर होती है? तो इस बात का बच्चों आपको हमेशा ख्याल रखना है कि कोई भी नंबर अल्फा या बीटा अगर किसी भी पॉलिनोमियल का रूट है तो कई बार गंदे गंदे रिलेशन को निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि उसी नंबर को वापस हम पॉलिनोमियल में डाल देते हैं और रूट की डेफिनेशन वही है। अब जैसे अगर अल्फा और बीटा इसका रूट है तो अल्फा और बीटा डालने पे इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। अब किसी बंदे ने कोई नंबर मान लो अपने मन से कोई अलग नंबर डाल दिया, किसी बंदे ने गामा डाल दिया, तो अब तुम लिखो कि 2 गामा स्क्वायर माइनस 3 गामा प्लस 7। अब गामा गामा मान लो जो नंबर है अल्फा बीटा से अलग है, अब तुमने गामा डाल दिया तो ऑब्वियस सी बात है गामा डालने पे 0 के बराबर नहीं आएगा क्योंकि गामा इसका रूट था ही नहीं। तो कोई भी पॉलिनोमियल 0 कहां पे होता है, केवल अपने रूट पे ही 0 होता है। अब अगर रूट के अलावा तुम कोई तीसरा नंबर डाल देते हो तो कुछ अलग नंबर मिलेगा। जैसे आपको समझ में आता है ना कि जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये मान लो पॉलिनोमियल आपका था। अब यहाँ पे हमने इसका रूट 1 एंड 2 है, 1 पे भी 0 हो रहा है, 2 पे भी 0 हो रहा है। अब तुम डाल दो सर इसकी 5 पे वैल्यू क्या आ रही है, तो 5 पे 0 थोड़ी ना हो रहा है,
5 अगर इसमें डालोगे तो आपका बनेगा 25 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2, यस और नो। तो आपका 27 माइनस 15, 5 पे तो 12 के बराबर आ रहा है, समझे ना। तो इसी क्योंकि मैंने बच्चों को यहाँ पे फालतू में कंफ्यूज करते हुए देखा है कि उनको सर ये अल्फा क्यों डाल दिया, अल्फा पे 0 क्यों आ गया। भाई रूट की बेसिक डेफिनेशन होती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आया, काफी अच्छी तरीके से सवाल में सेटिंग किया है। ए में एक कुछ कुछ रिलेशन दिया हुआ है, बी में कुछ कुछ एक रिलेशन दिया हुआ है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसका एक रूट a अपॉन बी हो, दूसरा रूट b अपॉन ए हो। अब बेटा ध्यान पूर्वक समझो, एक बात आप पीछे वाली स्लाइड से रिलेट मारो। यार अगर अल्फा और बीटा में इस टाइप का मैं आपको एक रिलेशन दे दूं, मैं बोलूं एक नंबर अल्फा है, एक नंबर बीटा है, और ये दोनों रिलेशन ट्रू हो रहा है, तो इसका उल्टा सोचो कि अगर ये चीज ट्रू है तो निश्चित तौर पे अल्फा एंड बीटा ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, हाँ या ना। उल्टा भी सोचना सीखो। अब जैसे इस वाले सवाल में देखोगे ए और बी में कुछ कुछ रिलेशन दिया हुआ है, तो यहां पे तुम्हें सोचना क्या है, रिलेशन बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। ये रिलेशन क्या लिखा है, ये रिलेशन लिखा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और इसी में ए की जगह बी डाल दो, अगला रिलेशन है। तो इतना देख के तुम्हें ऑब्जर्व करना है क्लियरली, ए कॉमा बी आर रूट्स ऑफ, ए कॉमा बी किस पॉलिनोमियल का रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इस वाले पॉलिनोमियल का रूट है। अब तुम चाहो तो वेरीफाई कर लो, अगर a और b इसका रूट है तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 8 0 के बराबर होगा, जो कि ये वाला रिलेशन है। अगर b इसका रूट है तो बी स्क्वायर माइनस 5a प्लस 8 0 के बराबर होगा, जो कि अगला रिलेशन है। तो a और b इसका रूट है। अगर a और b इसका रूट है तो बेटा a और b का सम कितना होगा, 5 के बराबर होगा। a और b का प्रोडक्ट कितना होगा, 8 के बराबर होगा। सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक नया क्वाड्रेटिक बनाना है जिसका एक रूट a अपॉन बी हो, दूसरा रूट b अपॉन ए हो। तो भाई सबसे पहले मैं सम निकाल लेता हूं, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए किसके बराबर आता है, ठीक है ना। तो ए बी यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, ऊपर आपका बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस ट्वाइस ए बी हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 8, तो आपका ये 9 अपॉन 8 आ गया, ऐसा और नो। ये हमने सम निकाल लिया। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं भाई, ए अपॉन बी को बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट तो हमेशा 1 ही आता है। तो अब एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट a अपॉन बी है, दूसरा रूट b अपॉन ए है, नए क्वाड्रेटिक को क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0 लिखोगे। और बेटा सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 8 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। 8x ये 9x होना चाहिए, 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, जो कि आपका बी वाले ऑप्शन में दिया था। तो यहाँ पे देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का सवाल हमेशा बहुत इजी होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, इसको लगाना थोड़ी ना बड़ी बात है। बट यहाँ पे ट्रैप क्या डाला गया कि डायरेक्ट नहीं बोला गया। अगर मैं ये बात डायरेक्ट बोल देता कि ये वाला एक क्वाड्रेटिक है, ये वाला एक क्वाड्रेटिक है जिसका रूट ए एंड बी के बराबर है, आप एक ऐसा क्वाड्रेटिक बना दो जिसका रूट ए अपॉन बी एंड बी अपॉन ए, अगर मैं डायरेक्ट बोल देता तो बेहद आसान सवाल हो जाता। उसी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसी को उल्टा बोल दिया गया। बोला गया भैया एक नंबर ए है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक नंबर बी है जो इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हमने देखा कि दोनों रिलेशन करीब करीब सिमिलर टाइप के, तो हमें क्या समझ में आया कि एक्चुअल में दोनों जो ए और बी जो नंबर है बेसिकली इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट है। अगर ए और बी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट है बेटा, तो ए प्लस बी को निकालना या ए इंटू बी को निकालना मजाक था। यस और नो, बात समझ में आती है सबको? आगे बढ़ा जाए।
जेईई मेन 2024 का सवाल देखते हैं। अब इसमें मतलब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा बस। लिखा है 2 and 6 आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो भाई बहुत ही सिंपल बात है, 2 and 6 इसका रूट है। तो एक बात बताओ बेटा, और फिर हमें बताना क्या, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस नंबर 1/2a plus b एंड 1/6a plus b। ले दे के अगर ए और बी की वैल्यू आ जाए तो कहानी तुम्हें खत्म हो जाएगी। ए और बी की अगर वैल्यू आ जाए तो कहानी तुम्हें खत्म हो जाएगी। अब ए और बी की वैल्यू को निकालते हैं। सबसे पहली बात क्या बनती भाई, अगर 2 इसका रूट है तो 2 निश्चित तौर पे इसको सेटिस्फाई करे। 2 यहां पे हमने रखा तो आपका कितना हो जाएगा, 4a plus 2b plus 1 एक्चुअल में 0 के बराबर होगा, हाँ या ना। अगला रूट बेटा यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 को यहाँ पे रख देते हैं, 6 को यहाँ पे रख देते हैं। 6 रखोगे तो आपका कितना बनेगा, 36a प्लस 6b प्लस 1 0 के बराबर होगा। आप ए और बी को निकाल लो, तुरंत ही आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। कैसे निकाल लें सर, यहाँ पे एक काम करते हैं बेटा, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से और दूसरे वाले में मैंने घटा दिया, तो ये बेटा बनेगा 12a माइनस 36 है, मतलब माइनस ऑफ 24a हो जाएगा। ये बनेगा 6b माइनस 6b हो जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यस और नो। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 2/24, 1/12 आ गया, a 1/12 आ गया। b को एक बार निकाल लेते, मान लो इसी चीज को यूज कर ले, तो a की जगह 1/12 डाला तो 4 इंटू 1/12 विल बी 1/3 प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2b की वैल्यू कितनी आ रही है, आ रही है 1/3 प्लस 1 4/3, नेगेटिव 4/3 हो गया। b की वैल्यू -2/3 आ रही। अब बेटा a और b अगर आ चुका है, तुम फालतू में बुद्धि क्यों लगाए यार, हम डायरेक्ट इस नंबर की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/2a प्लस b और 6a प्लस b। तो थोड़ी देर के लिए एक काम करते हैं, ये बता दो 2a प्लस b कितना होगा, आराम आराम से कैलकुलेशन करते हैं। तो 2a का मतलब हो जाएगा 2 इंटू दिस 1/6, b का मतलब क्या था -2/3, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है 6, यहाँ पे अगर हमने एलसीएम ले लिया तो आपका 1 -4 यानी माइनस ऑफ हाफ आ रहा है, बड़ा अच्छा आ रहा है भाई ये तो। 2a प्लस बी निकाल लिया, 6a प्लस बी कितना आएगा, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 आ गया। b कितना था, -2/3 था, ठीक है ना। 6 यहाँ पे अगर हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे बनेगा 3 - 4, सही ना, 3 - 4 -1/6 आ गया। अब बेटा कहानी खत्म हो गई कि नहीं खत्म होगी। अब सारा नंबर अगर हम लोग निकाल चुके हैं, एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका पहला रूट इसका रेसिप्रोकल हो, तो एक रूट होना चाहिए -2, दूसरा रूट इसका रेसिप्रोकल हो, दूसरा रूट आपका होना चाहिए -6। तो -2 एंड -6 वाला क्वाड्रेटिक बना दो, तो x² माइनस सम ऑफ द रूट -8 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 12 इज इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया x² प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x² प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, जो कि ए वाले ऑप्शन में आपका लिखा था। बात समझे ना। तो मतलब ये सब सवाल अगर बिल्कुल ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस अगर गिरा पड़ा है या फिर बिल्कुल ही तुमने प्रैक्टिस नहीं की है तभी नहीं होगा, बट अदरवाइज ये सब बिल्कुल निश्चित तौर पे बेटा एग्जाम में हमें लगा के आना है, ठीक है ना। एक और छोटा सा सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो इस वाले में ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा था। अब ये देखते हैं जेईई मेन 2025 का सवाल देखते हैं। अब जैसे जो लास्ट वाली चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज के भी सवालों को कराया था। अब ये सवाल बेसिकली बेटा रेंज पे आधारित है, क्वाड्रेटिक को ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिक्स किया गया, आधा क्वाड्रेटिक आधा ट्रिग्नोमेट्री, समझे ना। एक बार सवाल को एक बार पढ़ते हैं। सवाल में क्या लिखा है कि अल्फा, और ये यहाँ पे सफिक्स में थीटा लिखा हुआ है, बीटा सफिक्स में थीटा लिखा है, मतलब अल्फा और बीटा जो दोनों रूट है वो थीटा के फॉर्म में आ रहे हैं, कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है। अल्फा बीटा इसका रूट थीटा के फॉर्म में आता है, इस वाले क्वाड्रेटिक का रूट है, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है, तो हमें अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बताना है। अब देख, अब लास्ट नीचे थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि उनको पता है अल्फा थीटा के फॉर्म में आएगा, बीटा थीटा के फॉर्म में आएगा। बार बार वो थीटा हम नहीं लिख रहे, टाइम वेस्ट कर, मतलब उनको तो प्रिंट करना है, उनके लिए तो बड़ा आसान काम है। मुझसे बोलो ये लिखना तो बहुत इजी काम है, अब मुझसे बोलो ये लिखना तो हम बोलेंगे यार फालतू की मेहनत क्यों करवा रहे हो भाई, ठीक है ना। तो मैं तो सिंपल ही लिखूंगा। अब देख बेटा, हमें पावर 4 निकालना था,
हमें सवाल में पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, ये बात हमें पता है। और बाय द वे बेटा अल्फा इंटू बीटा भी हमें पता है माइनस ऑफ 1/2 के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस 1/2 के बराबर है। दोनों साइड में बच्चे स्क्वायरिंग कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि पावर 4 निकालना है, पहले स्क्वायर निकाल लेंगे फिर पावर 4 निकाल लेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा का मतलब हो जाएगा 2 इंटू माइनस हाफ, दैट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर अपॉन 4, तो 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये -1 होगा उधर जाके आपका +1 हो जाएगा। इसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछ रहा था, ये पूछ लेता तो मजाक हो जाता भाई, समझे ना। अगर ये पूछ लेता कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम मैक्सिमम बता दो तो कोरा मजाक हो जाता। तुम क्या बोलते कॉस स्क्वायर थीटा या तो मिनिमम 0 होगा मैक्सिमम 1 होगा, तो अगर इसका पूछा जाता मिनिमम कितना होगा तो इसका भाई जो मिनिमम हो जाता वो 1 हो जाता, इसका पूछा जाता मैक्सिमम कितना हो जाता तो इसका मैक्सिमम कितना हो जाता, इसका मैक्सिमम आपका 1 + 1/4 हो जाता। अब थोड़ी सी बुद्धि एक और लगाना, तो तुम मेरी तिकड़मबाजी को सीखना। अब मैं थोड़ा सा ऐसा सोल्यूशन लिखूंगा जो किताबों से बिल्कुल अलग होगा, समझे ना। एक बात बता दे बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बीच में है। तुम बोलोगे सर अब अभी आपने बताया कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 0 रखा तो इसका मिनिमम होगा 1, और जब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 रखा तो भाई ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम होगा 1 + 1/4, मतलब मैक्सिमम होगा 5/4 के बीच में होगा। चलो ये बात बिल्कुल सही है। एक बात मुझे और बता बेटा कि एल अब तो मैं थोड़ा सा एक आइडेंटिटी लगा के एक बड़ा अच्छा मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ। इसका अगर मान लो हमने होल स्क्वायर किया तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 माइनस में 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर, यही होगा ना भाई। ये सिंपल अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। ए स्क्वायर के अल्फा की पावर 4 आ गया, बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर बीटा की, और ये ट्वाइस, अच्छा सॉरी ट्वाइस वाला टर्म यहाँ पे प्लस होना चाहिए बस। एक बात बता बेटा, यहां से आप ये बता दो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 किसके बराबर होगा। तो आपका जवाब क्या आएगा सर, ये वाली चीज मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, और इस वाले को इधर ट्रांसफर कर दे। अच्छा इस वाले सवाल के रेफरेंस में अल्फा बीटा तो एक कांस्टेंट था ना भाई, इस वाले सवाल के रेफरेंस में तो अल्फा बीटा एक कांस्टेंट था ना, तो उस कांस्टेंट को यहाँ पे हम रख देते हैं। तो अल्फा बीटा की जगह हमने रखा -½ का होल स्क्वायर 1/4, यानी 2 × 1/4, 2 × 1/4 मतलब हाफ आ गया, इधर आके -½ हो जाएगा। अब बेटा एक बात समझिएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को हमें मिनिमम या मैक्सिमम हमें निकालना था। हमने क्या बोला कि ये अगर मिनिमम है तो इसका मतलब ये वाली चीज मिनिमम हो जाए, लॉजिकल सी बात है भाई। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 टोटली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। बेटा इस सवाल में सेटिंग ऐसी थी कि ये वाला टर्म कांस्टेंट आ रहा है, अगर यहाँ पे भी अल्फा बीटा का कोई टर्म आता तो इस बात को हम नहीं बोल सकते थे। बट बाय द वे इस सवाल के रेफरेंस में अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 टोटली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पे ही डिपेंड कर रहा है, बाकी किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि बाकी तो -½ आ रहा है। तो लॉजिक बेटा सिंपल है भैया, जब ये मिनिमम हो जाएगा तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 मिनिमम हो जाएगा, जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूं कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बीच में है। अगर मैं यहीं पे आपसे पूछ लूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बीच में होगा, तो जवाब क्या आएगा सर, 1 का होल स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 5/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा। अब बेटा कहानी करीब करीब होने वाली है, अब कहानी करीब करीब होने वाली। इस वाले चीज को जब हमें मिन करना है तो हमें इस वाली चीज को भी मिन करना पड़ेगा और हाफ घटा देना है।
और इस वाली चीज की मिन वैल्यू यहाँ पे स्मॉल m दिया है, तो बताइए स्मॉल m किसके बराबर होगा? स्मॉल m की जो वैल्यू होगी, इसका मिन यहाँ पे हम लोग निकाल चुके थे 1 के बराबर था, मतलब तो 1 माइनस हाफ, ये स्मॉल m की वैल्यू आ गई। कैपिटल M कितना होगा? कैपिटल M मतलब अब तुम खुद लॉजिक लगाओ, अगर हमें इसको मैक्स करना है तो राइट हैंड साइड को भी हमें मैक्स करना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड का हम लोग बेटा मैक्स निकाल चुके हैं, इसका होल स्क्वायर का मैक्स आता था 25/16, तो हमने बोला वो आपका हो जाएगा 25/16 माइनस हाफ के बराबर होगा। आंसर क्या निकालना था? 16 टाइम m प्लस n, तो मतलब 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16m कितना आ जाएगा? 16m की वैल्यू, ये हाफ है, ये 8 के बराबर आ जाएगा। 16 टाइम कैपिटल M कितना आ जाएगा? 16 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25/16 इंटू 16 25, और 16/2 माइनस 8, मतलब ये आपका 17 आ गया, जो भी है दोनों का सम कितना आ गया? 25 आ गया, तो 25 यहाँ पे आंसर होगा, जो कि सी वाले सवाल में दिया था। यहाँ पे बच्चा मैंने स्मार्टनेस बहुत सही जगह पे लगाया, जैसे ही मुझे ऑब्जर्व हुआ। अब जैसे एक और गंदा तरीका क्या हो सकता था मैं आपको बताता हूँ, आमतौर पे किताबों में वैसे ही सोल्यूशन लिखा होगा। गंदा तरीका ये होगा, वो इसी में स्क्वायरिंग कर देंगे, यहाँ पे गंदा तरीका है ये होगा कि यहीं पे स्क्वायरिंग कर देंगे, तो अल्फा की पावर प्लस, बट स्क्वायरिंग करने से नुकसान क्या होगा? ये जो कॉस का स्क्वायर है वो कॉस की पावर 4 के फॉर्म में चला जाएगा, और फिर से परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बना के वक्त काफी लगेगा, काफी मुश्किल सवाल हो जाएगा। हमने दिमाग पता है क्या लगाया? पहले मैं भी वही करने वाला था, फिर मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई कि यार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकालना तो बेहद आसान काम है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालना, क्योंकि भाई cos थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा की जगह 0 एंड 1 पुट करना है। फिर हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो अल्फा की पावर, इतना मैंने सोचा कि जो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 जो है वो टोटली और टोटली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि अल्फा बीटा यहाँ पे कांस्टेंट दिया था। अगर यहाँ पे बच्चा अल्फा बीटा कांस्टेंट नहीं दिया होता, अल्फा बीटा मान लो दिया होता साइन थीटा, तब ये प्रोसेस अपना नहीं लग पाता। उस केस में हम यहीं पे स्क्वायरिंग करके परफेक्ट स्क्वायर वगैरह कंप्लीट करते, लंबा सवाल। बात समझे? तो दिस वाज द मास्टर स्ट्रोक कि एटलीस्ट इन दिस प्रॉब्लम अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 टोटली डिपेंडेंट अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की होल स्क्वायर की वैल्यू पे, बाकी ये कांस्टेंट आ रहा है, तो सवाल रिलेटिवली थोड़ा सा आसान हो गया। तो दिस वाज अ गुड प्रॉब्लम ऑफ जेईई मेन 2025। उम्मीद करता हूं सब लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। ठीक है ना भाई, ये चीज सबको क्लियर हो रही है ना? चलो, जेईई मेन 2026 का ये वाला सवाल है, दिखने में बहुत कुछ लग रहा है, बट यकीन मान लीजिए बहुत आसान है। प्लीज पहले इसको एक बार पढ़ लो तुम लोग, बेहद आसान है, पढ़ लो। ये 2026, ये 2 अप्रैल को आया हुआ सवाल है, सब बच्चा इसको पढ़े एक बार। चलो भाई, ये सवाल सब लोगों ने पढ़ लिया ना? अब इसको देखते हैं बेटा, यहाँ पे लिखा है कि अल्फा बीटा इसका रूट है, और अल्फा अपॉन टू बीटा अगले वाले इक्वेशन का रूट है। एक बात अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा आर के बराबर आ रहा है, अगले वाले में भी प्रोडक्ट ऑफ द रूट जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा इंटू बीटा ही आता है, जो कि अगेन आर के बराबर दिया है। मतलब एक बात तो हमें समझ में आ गई कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आर होगी, मतलब अगर अल्फा और बीटा निकल आए तो आर डेफिनेटली निकल आएगा, और अल्फा बीटा निकालने के लिए हम सम ऑफ द रूट का फंडा लगा देते हैं। पहले वाले इक्वेशन का सम ऑफ द रूट +3 के बराबर होगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू +3 के बराबर होगी। दूसरे वाले इक्वेशन का एक रूट बच्चा अल्फा अपॉन 2 है, अगला रूट आपका 2 बीटा के बराबर है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इसकी वैल्यू -3 के बराबर होगी। अब इन दोनों रिलेशन से बच्चों हमें अल्फा एंड बीटा को हमें निकालना है। इसके लिए हम करते हैं क्या है कि इसको मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया और दूसरे वाले में से हमने घटा दिया, तो यहाँ पे बनेगा 2 अल्फा, यहाँ पे बनेगा अल्फा अपॉन 2, उसमें से घटाओगे तो आपका 3 अल्फा अपॉन 2 बचेगा। 2 बीटा कैंसिल हो जाए, यहाँ पे 6 होगा, और यहाँ पे +3 हो जाएगा घटाने पे, तो 9 हो जाएगा। मतलब अल्फा की जो वैल्यू है वो बेसिकली कितनी आ रही है? वो आ रही है 6 के बराबर आ रही है। 18/3 6 के बराबर आ रही है। अगर यहाँ पे आपने अल्फा की जगह 6 डाला, तो बीटा की जगह ऑब्वियसली आपको कितना आ जाएगा? बीटा की जगह आपको -3 आ जाएगा। भाई बीटा कितना है? 3 माइनस अल्फा है, 3 माइनस 6 -3 हो जाएगा, अल्फा बीटा आ गया। आर जो है बेटा अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा बीटा का प्रोडक्ट हो जाएगा -18, आर की वैल्यू अपन को आ गई।
अब देखिए पूछा क्या जा रहा था, हमें इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में m की वैल्यू पूछी जा रही है। बाय द वे यहाँ पे माइनस ऑफ m जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा, चूंकि m को बेसिकली आप इधर लेके आओगे तो दोनों रूट्स की वैल्यूज को निकाल लेते हैं। अब क्या क्या लिखा है, एक लिखा है 2 अल्फा का मतलब हो जाएगा 12 और प्लस बीटा का मतलब हो जाएगा -3, 2r का मतलब क्या हो जाएगा -36। ठीक है ना, तो ये कितना होगा, 12 में से 39 जाएगा, -27 पहले रूट की वैल्यू है। दूसरे रूट की वैल्यू को लिखते हैं, अल्फा की जगह हमने 6 लिखा, -2 बीटा का मतलब हो जाएगा +6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो +6 हो गया, -r/2, -r/2 का मतलब होगा r/2 है 9 के बराबर, तो ये प्लस में आपका कितना हो जाएगा, प्लस में आपका 9 हो जाएगा। तो 6 6 12 9 21 यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, हमें क्या करना था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब ध्यान दीजिए m को इधर लाना है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होगा वो बेसिकली -27 इंटू 21 दैट विल बी इक्वल टू -m। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 27 इंटू 21, 27 इंटू 20 होता है 540 और उसमें 27 और ऐड कर दो 567 विद अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बेटा हिस्टोरिकली ये हर बच्चे को पता है कि भाई जो सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाला जो फंडा है वो एग्जाम में हमेशा से ही यूज होता चला आया है और ये यूज होता रहेगा हमेशा ही। सही है ना भाई, ये चीज सबको क्लियर हो रही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक और क्वेश्चन जेईई मेन 2025 का, यहाँ पे लिखा हुआ है एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें कॉफिशिएंट बेटा कुछ अजीब फॉर्म के हैं और प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि इस इक्वेशन का जो है वो इक्वल रूट है, a प्लस सी की वैल्यू 15 के बराबर है, b की वैल्यू कुछ गिवन है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तुम्हें बताना है। अब बेटा देख, इक्वल रूट से अगर आप ये समझते हो कि यहाँ पे d की जगह 0 डाल दो, इक्वल रूट अपसर डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए इक्वल रूट के लिए, कंसेप्ट बिल्कुल सही। अच्छा, मैथ सेशन देख रहे हो बेटा? हमारे जमाने में ये सब नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था। खैर, मजा आ रहा है सेशन में। देखो बेटा, हमारे जमाने में तो ये सब नहीं था, होता तो शायद मैं भी आईआईटी में होता। तो देखो, मेरी जवानी में जो नहीं था वो मेरे बुढ़ापे में आ गया और तुम्हारे लिए फायदा देगा। तो इसीलिए आपको मैं कहता हूँ कि एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाओ, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, समझे? और इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारा सवाल है, वो सारा सवाल तुम लगाओगे ना, क्योंकि हमारे टाइम पे तो क्या था कि सवाल लगाते जाओ, भगवान की कृपा रही तो हो जाएगा आईआईटी, नहीं रही कृपा तो रह जाओगे। तो इसलिए अब भगवान की कृपा वाली बात नहीं है। एकलव्य टेस्ट सीरीज के ज्यादा से ज्यादा सवाल हमने देखे हैं कि जेडब्ल्यू में आते हैं। तुम लगाओ एकलव्य टेस्ट सीरीज के सवाल, बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलते हैं, ध्यान रखना अपना सब बढ़िया से। ठीक है, चलो, राम राम। बट वहां पे ऐसा करने पे सवाल काफी लेंदी बनेगा क्योंकि कॉफिशिएंट बड़े अजीब टाइप के। तो एक चीज जो मुझे आपको बतानी है कि भाई एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपको एग्जाम में हमेशा आना चाहिए, वो ऑब्जर्वेशन मैं इस स्लाइड पे लिख रहा हूं। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है कि x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट। और ये ऑब्जर्वेशन कैसे आता है, ये ऑब्जर्वेशन ऐसे आता है बेटा, कॉफिशिएंट में एक पैटर्न है, पहले a इंटू बी माइनस सी लिखा है, फिर b इंटू सी माइनस ए लिखा है, फिर c इंटू ए माइनस बी लिखा है। कॉफिशिएंट्स का एक पैटर्न है और इस पैटर्न को बेसिकली आप क्या बोलते हो कि इस पैटर्न को आप बोलते हो कि ये साइक्लिकल कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट। अगर ये कॉफिशिएंट का पैटर्न आपको कहीं दिखता है तो आप हमेशा चेक कर लेना कहीं x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन का रूट तो नहीं है। अब जैसे मान लो अगर हमें चेक करना हुआ यहाँ पे कि x इज इक्वल टू 1 एक्चुअल में इसका रूट है या नहीं है, मान लीजिए अगर हमें चेक करना हुआ तो हम क्या बोलेंगे, x की जगह 1 डालेंगे तो a माइनस ए इंटू बी माइनस सी आ रहा है। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, b इंटू सी माइनस ए आ रहा है प्लस सी इंटू ए माइनस बी आ रहा है। क्या ये कॉफिशिएंट का सम 0 के बराबर होगा? देखते भाई, यहाँ से प्लस ए बी आएगा, यहाँ से माइनस ए बी आएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से माइनस ए सी आएगा, यहाँ से प्लस ए सी आएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से प्लस बी सी आएगा, अगले वाले से माइनस बी सी आएगा, 0 हो जाएगा। तो इन तीनों नंबर्स का जब जो बोर्ड में हमने लिखा है 0 के बराबर आ रहा है,
अगर इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे 0 के बराबर आ रही है, निश्चित तौर पे x इज इक्वल टू 1 इसका रूट होगा। और ये बेटा साइक्लिकल कोफिशिएंट्स के केस में हमेशा ही पॉसिबल होता है। मैक्स टू मैक्स एग्जाम में कई बार करते क्या है कि यहाँ पे इस वाले टर्म को कई बार ऐसे निगेटिव कर देते हैं बस। अब यहाँ पे +1 रखने पे नहीं सेटिस्फाई होगा, x इज इक्वल टू +1 रखने पे अब ये क्वाड्रेटिक नहीं सेटिस्फाई होगा। अब जब आप x की जगह -1 रखोगे तो -1 रखने पे होगा क्या बेटा कि ये वाला ऐसे ही रह जाएगा। -1 रखने पे ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यस और नो, और ये वाला यही रहेगा, अब सेटिस्फाई कर जाएगा। तो अगर बीच में -1 होता तो हम x इज इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं। अब यहाँ पे चूंकि बीच में +1 दिया था तो इसलिए +1 पे चेक कर रहे हैं। बहुत ही कॉमन सा सिनेरियो है एग्जाम का कि भाई क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट एक साइक्लिकल ऑर्डर में लिखा है। कई बार ऐसा भी लिखते हैं कि a इंटू बी माइनस सी डिनोमिनेटर में भी कुछ लिख देते हैं। तो तुम्हें रट्टा कुछ नहीं मानना है, तुम्हें रट्टा एक ही बात माननी है कि साइक्लिकल कोफिशिएंट के केस में मतलब कोफिशिएंट में अगर एक पैटर्न हो तो हमेशा चेक कर लेना, ऐसा नहीं कि +1 या -1 उसका रूट आ रहा है। अब जैसा कि इस केस में +1 आ रहा था, डी का बेटा यहाँ पे कोई रोल नहीं है, आप समझ रहे ना। और उसके बाद में क्या लिखा है कि इसका इक्वल रूट्स है। अब इक्वल रूट है, एक रूट अगर +1 है तो दूसरा रूट भी +1 होगा, यानी हम हमारा कंक्लूजन क्या होगा, ये बात भाई प्रॉब्लम में उन्होंने खुद ही लिखी थी कि इसका इक्वल रूट है, तो हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, बोथ रूट्स आर 1,1, दोनों के दोनों रूट 1 के ही बराबर है। अब बेटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट सम ऑफ द रूट का फंडा लगाते हैं, इस चीज को थोड़ा यूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा एक बार आंसर पे भी नजर मार लेते हैं, आंसर में क्या निकालना था। आंसर में हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि बच्चा ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी के बराबर होगा। मतलब जो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस सी की जगह आपका 15 है तो 15 का होल स्क्वायर 225 माइनस ट्वाइस ए सी की वैल्यू हमें ले दे के निकालनी है। ए और सी का प्रोडक्ट क्या होगा, जिसके लिए भाई सारा यहाँ पे कश्मकश हमें करना है, सारी फाइट उसी के लिए हमें मारनी है। अब सबसे पहले चाहे मैं सम ऑफ द रूट लगाऊं चाहे प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाऊं, मेरा प्रेफरेंस हमेशा सम ऑफ द रूट होता है क्योंकि वो थोड़ा इजी है। सम ऑफ द रूट 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ द रूट कितना आ रहा है, ये बेटा आपका आ रहा है सी इंटू ए माइनस बी, कॉन्स्टेंट वाला टर्म, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट ए इंटू बी माइनस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए बी माइनस ए सी की वैल्यू आती है ए सी माइनस बी सी के बराबर आती है। बीसी को इधर ले आते हैं, एसी को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ट्वाइस एसी की जो वैल्यू आ रही है इसको जब आप इधर लेके आते हो बी इंटू ए प्लस सी के बराबर आ रही है। हमें कोशिश केवल एसी निकालने की ही करनी थी, एसी यहाँ पे बन रहा है, मतलब हमें बी एंड ए प्लस सी पता होना चाहिए। और सवाल में देखिए बी भी दिया था ए प्लस सी भी दिया था, हाँ या ना। तो यहाँ पे बी की जगह हमने कितना डाल दिया, बी की जगह हमने डाल दिया 36/5, ए प्लस सी की जगह 36/5, ए प्लस सी की जगह हमने 15 डाल दिया और ए सी कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा 18 और ये बनेगा 3, मतलब ए सी की वैल्यू आ रही 18 इंटू 3 54 के बराबर आ रही है। अब यहाँ पे बेटा 54 को यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे 54 डाल दिया, यानी 225 में से 108 जाएगा, कितना बचेगा 117। 117 इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। आप बोलोगे सर आपने सम ऑफ द रूट क्यों नहीं लगाया, बेटा हम अगर यहाँ से कुछ बात नहीं बन रही होती या फिर से कुछ लफड़ा आ रहा होता, अब इवेंचुअली बी एंड ए प्लस सी दिया था, लफड़ा आ रहा होता तो मैं सम ऑफ द रूट का भी फॉर्मूला लगाता, बट यहाँ पे हमें जरूरत ही नहीं थी क्योंकि बी एंड ए प्लस सी, बी एंड ए प्लस सी डायरेक्टली दिया था, हमें केवल और केवल ए सी ही निकालना था। हालांकि अब यहाँ पे अगर आप सम ऑफ द रूट भी निकालते हो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, कैलकुलेशन कुछ ऐसा ही जाएगा, बट प्रोडक्ट ऑफ द रूट अब देखो ना, अब यहाँ पे अगर 2 होता तो थोड़ा सा लफड़ा होता, मतलब ऐसा कोई मुश्किल नहीं हो जाता, बट एक ही फालतू में क्यों लफड़ा लेना यार, जब प्रोडक्ट ऑफ द रूट से काम हो रहा है तो हम सम क्यों लगाएंगे। हालांकि आप सम लगा के जरूर एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है ना। तो 117 इस प्रॉब्लम का आंसर आता है। अब जैसे अगला जो कंसेप्ट, सिंपल सी बात है, नेचर ऑफ द रूट का कंसेप्ट आता है। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप रूट का फॉर्मूला थोड़ा सा रिकॉल करें, रूट का फॉर्मूला होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के बराबर होता था। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एबीसी हमेशा रियल नंबर होता है, तो अगर ये अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी
जो है वो रूट को पूरी तरीके से डिसाइड करता है। वो बेटा रूट में डिस्क्रिमिनेशन करता है कि अगर अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो दोनों के दोनों रूट्स की वैल्यू -b/2a हो जाएगा, दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे। अगर यही अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव नंबर होगी तो दोनों आपके डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, पर दोनों रूट्स अभी भी रियल रहेंगे। यही अगर अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो जाएगी तो आपको पता है कि नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो नॉन रियल नंबर होता है, तो उस केस में नॉन रियल रूट्स आ जाएंगे। तो बॉटम लाइन यहाँ पे ये बनता है कि जो डी है b² - 4ac वो डिसाइड करता है, वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, वो भेदभाव करता है रूट्स के बीच में। इस चीज को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। जब भी बेटा अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं। अब रियल और डिस्टिंक्ट रूट में कंसेप्ट क्या है कि अगर ए और बी दोनों रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी दोनों रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो उस केस में अगर एक रूट आपका p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट आपका p माइनस रूट क्यू के बराबर होता है। बट इसके लिए कंडीशन है कि ए और बी को रैशनल नंबर को बिलोंग करना जरूरी है। ए और बी को रैशनल नंबर को बिलोंग करना जरूरी है। जैसे वही बात है ना, अगर मान लो मैंने ऐसा क्वाड्रेटिक लिख दिया 2x² + 3x - 1, अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू के फॉर्म का आता है तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू के फॉर्म का आता है। मतलब कहने का सेंस क्या है कि अगर एक रूट आपका 1 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट 1 माइनस रूट 3 हो जाएगा। अंडर रूट वाला जो टर्म है उसका साइन चेंज करता है। अगली बात आती है कि अगर d की वैल्यू 0 होती है तो उस केस में रियल एंड इक्वल रूट आते हैं, क्वाड्रेटिक आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्वाड्रेटिक आपका क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और अगर d की वैल्यू नॉन जीरो आती है, d की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो उस केस में अगर एक रूट आपका a प्लस आयोटा b होता है तो दूसरा रूट आपका a माइनस आयोटा b होता है। कंडीशन क्या है कि कॉफिशिएंट जो होना चाहिए वो रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। अब सर ये आज तक ये कंडीशन तो हमें किसी ने नहीं बताई, हमें तो केवल याद करके रखा था कि एक रूट अगर 1 प्लस रूट 3 होगा तो अगला रूट 1 माइनस रूट 3 होगा। हमने तो याद करके रखा था कि एक रूट अगर 3 प्लस 4 आयोटा है तो अगला रूट 4 माइनस 3 आयोटा है। आप ये इधर उधर की कंडीशन क्यों बता रहे हैं? तो इसका भी थोड़ा सा आप लोग लॉजिक समझ लो। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक है, मैंने बोला एक ऐसा क्वाड्रेटिक बना दो जिसका एक रूट आयोटा हो और अगला रूट 5 के बराबर हो। बेटा ये क्वाड्रेटिक भी पॉसिबल है। एक रूट रियल है, दूसरा रूट इमेजिनरी है। ये क्वाड्रेटिक क्या होगा भाई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसका एक फैक्टर बनेगा x माइनस आयोटा, दूसरा फैक्टर बनेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसी को बेटा अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, तो ये वाला क्वाड्रेटिक अपन को आ जाता है, ठीक है ना। बट इस क्वाड्रेटिक की खास बात क्या है कि यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है वो नॉन रियल नंबर है। कॉफिशिएंट जो है नॉन रियल नंबर है। मैंने बोला एक ऐसा क्वाड्रेटिक बना दो जिसका एक रूट अंडर रूट ऑफ 2 हो, अगला रूट अंडर रूट ऑफ 3 हो। ये क्वाड्रेटिक भी पॉसिबल होता है। भाई आप सिंपल क्या करोगे, x माइनस रूट 2 को x माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा? x² माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे आपके क्या है, कॉफिशिएंट जो है वो बेटा इररेशनल नंबर है। कॉफिशिएंट जो है वो इररेशनल नंबर्स है। कॉफिशिएंट जो है वो इररेशनल नंबर्स है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब अब वो लॉजिक लगाओ, अगर मान लो कुछ ना पढ़ो, सर अगर एक रूट अंडर रूट ऑफ 2 होगा तो अगला रूट पक्का माइनस ऑफ रूट 2 होगा, तो उस लॉजिक से तो भाई ये कभी बन ही नहीं सकता था। वो लॉजिक लगाओ कि सर अगर एक रूट प्लस आयोटा है तो अगला रूट माइनस आयोटा होगा, तब उस लॉजिक से क्वाड्रेटिक ही नहीं बन सकता था। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि अगर क्वाड्रेटिक आपका दिया है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सबसे पहली बात कि अगर abc आपका अगर रियल नंबर को बिलोंग करता है तो उस केस में अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा रूट डेफिनेटली p माइनस आयोटा क्यूब होगा। अब से पीछे वाली स्लाइड में सर केवल ये क्यों लिखा था कि a और b रियल नंबर को बिलोंग करें, यहाँ पे आपने c भी लिख दिया कि c भी रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, उससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई जैसे यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया कि भाई c से डिवाइड कर दिया, c से डिवाइड कर दिया,
समझे ना? तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, तो a अपॉन सी, b अपॉन सी आ जाएगा। तो उतना देखो तुम्हें लफड़ा नहीं लेना है, तुम्हें ये जानना है कि अगर क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट रियल नंबर को बिलोंग करते हैं और उस केस में अगर एक रूट p प्लस आयोटा रूट q आता है तो दूसरा रूट डेफिनेटली p माइनस आयोटा q आता है। और यदि अगर क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट अगर बेटा रैशनल नंबर को बिलोंग करते हैं, मतलब कोफिशिएंट में कोई अंडर रूट वगैरह का टर्म नहीं आ रहा, तो उस केस में अगर एक रूट आपका p प्लस रूट क्यू होता है तो दूसरा रूट आपका p माइनस रूट क्यू होता है। इसका एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे अगर एक रूट है -3, मान लो एक रूट है -3 -2 आयोटा, तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा? आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दो, -3 + 2 आयोटा हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है? एक रूट मान लो है -1 -√2, तो अगला रूट कितना होगा? -1, अंडर रूट वाले का साइन चेंज कर दो, +√2। बात समझे? तो ये कहानी होगी। आगे बढ़ाते भैया। अब जैसे ये वाले सवाल को देखते हैं। अब क्या लिखा हुआ है कि जेईई मेन 2025 का ये सवाल है कि सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर a for which this equation has no real root is the interval alpha to beta। फिर हमें बताना है कि अल्फा बीटा जो है उसमें कितने इंटीजर्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आराम आराम से सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी बात हम लोग क्या करते हैं कि भाई अगर इस वाले क्वाड्रेटिक का नॉन रियल रूट है तो a की वैल्यू क्या हो सकती है? सबसे पहले ये निकाल लो। तो नॉन रियल रूट के लिए बेटा जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो बेसिकली लेस देन 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं, रियल और अलग अलग रूट्स आते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 होता है तो बच्चा रूट्स आपके रियल एंड इक्वल आते हैं, बट अभी भी रियल आता है। डी इक्वल टू 0 पे भी रूट आपका रियल ही आता है, बट अगर आपका d लेस देन 0 होता है तो उस केस में कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं। d मतलब उस केस में आपके नॉन रियल रूट्स आते हैं। तो नॉन रियल रूट का मतलब एक ही हो गया कि d की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता है। अब d को यहाँ पे हम लोग लेस देन 0 करते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा a माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब है x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 2 के बराबर है। बेटा कांस्टेंट वाले टर्म के लिए 3a को इधर ट्रांसफर करोगे तो 15 माइनस 3a इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। ठीक है ना? तो इनटू में आपका हो जाएगा 15 माइनस 3a, ये बेटा आपका होना चाहिए लेस देन 0। यहां से a की वैल्यू को निकालते हैं यूजिंग द बेबी कर्व मेथड। तो a की वैल्यू को निकालते तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ऑफ 10a प्लस 25, इसका होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 8 से मल्टीप्लाई किया, माइनस ऑफ 120 प्लस 24a लेस देन 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये आ गया a स्क्वायर दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू पॉजिटिव 14a और 25 में से 120 गया माइनस 95 लेस देन 0। ठीक है ना? अब क्या बनेगा? ये 1905 वाला बन रहा है। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट में लिख देता हूँ क्योंकि 19 इंटू 5 95 होता है, 19 माइनस 5 14 होता है। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? a प्लस 19 इंटू a माइनस 5 लेस देन 0 आ गया। मतलब अब वेवी का मेथड क्या बताता है? माइनस 19 यहाँ पे होगा, 5 यहाँ पे होगा, ये बेटा आपका हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। मतलब a की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस ऑफ 19 से लेकर के 5 के बीच में। अब आगे का सवाल पढ़ते हैं। ये a की वैल्यू आ गई। a की इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो नॉन रियल नंबर होगा। मतलब अल्फा और बीटा अपन को आ चुका है। अल्फा की जगह कितना है? ये इंटरवल आ चुका है ना, अल्फा की जगह -19 लिखा हुआ है और बीटा की जगह कितना 5 लिखा हुआ है। a की वैल्यू के आधार पे हो गया। अब फिर क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि एक सेट हमने कैपिटल X डिफाइन किया, कैपिटल X वाले सेट में एलिमेंट का नाम स्मॉल x है, स्मॉल x इंटीजर को बिलोंग करता है। यहाँ पे z का मतलब इंटीजर होता है बेटा, तो स्मॉल x जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है और स्मॉल x की वैल्यू हमेशा अल्फा और बीटा के बीच में है। स्मॉल x की वैल्यू हमेशा अल्फा और बीटा के बीच में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल X वाले सेट में कौन कौन सा एलिमेंट होगा तो क्या आप इसका जवाब दे सकते हो? कैपिटल X वाले सेट में बेटा कैपिटल X वाले सेट में बेटा वो सारे एलिमेंट्स होंगे, वो सारे एलिमेंट्स होंगे। अरे यार ये हट ही नहीं रहा है, हट जा भाई। हाँ बोल रहा था थोड़ा सा आराम से पढ़ाओ इसलिए नहीं हट रहा था वो, समझे ना?
तो कैपिटल एक्स वाले सेट में वो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे जो कि अल्फा और बीटा के बीच में। तो व्हाट इज द सेट कैपिटल एक्स? कैपिटल एक्स सेट इज द सेट कंटेनिंग ऑल द इंटीजर्स बिटवीन अल्फा एंड बीटा वेयर वी हैव डिफाइंड अल्फा एंड बीटा लाइक दैट। तो यहाँ पे और अल्फा और बीटा के बीच में होंगे, तो माइनस मतलब क्या क्या होगा, ये आपका होगा माइनस ऑफ 18 होगा, माइनस ऑफ 17 होगा, माइनस ऑफ 16 होगा, ऐसे करते करते 5 के पहले पहले मतलब 3 4 ये सारे कैपिटल एक्स हो जाएंगे। अब फिर बोला क्या जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि एक एलिमेंट आपको स्मॉल एक्स लेना है, स्मॉल एक्स के तौर पे हम कोई भी नंबर यहां से ले सकते हैं और उन सारे के सारे स्मॉल एक्स का स्क्वायर करना है। चलो समझ में आ गया, सारे के सारे स्मॉल एक्स का स्क्वायर करना है और उनका सम करना है। तो बॉटम लाइन क्या पूछा जा रहा है कि इन सारे नंबर के स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा? इन सारे नंबर के स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देख बेटा, अब जैसे मैं अब आराम से इसको मैं लिखता हूं, सुनिएगा। अब जैसे यहाँ पे 0 भी रहा होगा, 1 भी रहा होगा, 2 भी रहा होगा, 3 4 सब कुछ रहा होगा। 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉजिटिव वालों का सबका स्क्वायर कर दिया। निगेटिव में सोचो क्या क्या रहा होगा, समझे ना? पॉजिटिव वाले सबका स्क्वायर कर दिया, चलो ऐसे 4 स्क्वायर भी हमने लिख दिया। अब बेटा मैं निगेटिव वालों का स्क्वायर करता हूँ। निगेटिव 1 भी रहा होगा, निगेटिव 2 भी रहा होगा, निगेटिव 3 भी रहा होगा, निगेटिव 4 भी रहा होगा, निगेटिव 17 भी रहा होगा, निगेटिव 18 भी रहा होगा। तो जब मैं निगेटिव वालों का स्क्वायर करता हूँ तो आपको क्या मिलता है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू में 18 स्क्वायर मिलता है। तो अब इसका तुम्हें सम बताना है बस। अब जैसे सीक्वेंस चैप्टर जिन बच्चों को पता हो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता हो थोड़ा सीख लो आगे, खैर मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ। 1 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर तक का बेटा जो सम होता है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इसका फॉर्मूला होता है। अब मान ले यहाँ पे 1 स्क्वायर से लेकर के 18 स्क्वायर तक का सम हमें बताना था, तो 1 स्क्वायर से लेकर के 18 स्क्वायर तक का सम कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप n की जगह 18 डाल दो, n की जगह 18 डाल दो, तो सॉल्व करो। 18 इंटू 18 प्लस 1 हो गया 19, 18 इंटू प्लस 1 37 डिवाइडेड बाई बेटा कितना आ रहा है? डिवाइडेड बाई 6 आ रहा है। बात समझे? तो ये किसके बराबर आ रहा है? ये आ रहा है यहाँ पे 3 लिखा ना, तो 6 3 18 3 और ये आपका आ गया 57 इंटू 37 आ गया। और एक और टर्म लिखा है 1 स्क्वायर से लेकर के 4 स्क्वायर तक, इसको डायरेक्ट मतलब चाहो तो फॉर्मूला लगाओ, चाहो तो डायरेक्ट कर दो। 1 स्क्वायर से 4 स्क्वायर तक का सम कितना होगा? आप जैसे बन गया 16 9 25 4 29 और 31, तो आपका ये 30 बन गया। यस और नो? ये 30 बन गया। और भाई 57 इंटू 37 हमें निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दो ना। 57 को 37 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 9 हो गया, 4 आपका आया, 7 पचे 35 और 4 39, 3 सते 21 का 1 2 हाथ में आया, 3 पचे 15 और 2 17, तो आपका आ रहा है 9 0 9 और ये 7 3 10 और 11 के 1 2109। अब 2109 में आपको क्या ऐड करना है? 30 ऐड करना है, तो 2139 इसका आंसर आना चाहिए। 2139 का मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। समझे? तो देखो अगर उसने नॉन रियल रूट का सवाल पूछा जहां पे आपको d लेस देन 0 करना है, तो उसके बाद थोड़ा बहुत भाई जेई मेन में ऐसा नहीं कि बहुत डीप लेवल पे दूसरा टॉपिक मिक्स करता है। जैसे अभी एक हमने सवाल कराया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा वाले पे, जो ट्रिग्नोमेट्री वाला सवाल कराया। अब उसमें क्या, उसमें थोड़ा सा रेंज का हल्का फुल्का लेवल का कंसेप्ट पूछ लिया, तो जेई मेन में भी वो मिक्सिंग करता है, समझे ना? बट वो मिक्सिंग दूसरे टॉपिक की थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर लेवल पे होती है। इसी वजह से मैं बच्चों को बताता हूँ जेई मेन का एग्जाम देने जाना बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर पूरा का पूरा छोड़ के चले जाओ, ये अगर करोगे तो बहुत गड़बड़ है। अब जो बच्चा मान लो सीक्वेंस पूरा छोड़ के चला गया, मतलब उसने 0 किया है सीक्वेंस में, तो उसको ये भी नहीं आ रहा है, मतलब इफ एनीथिंग यार ये बोर्ड लेवल की चीज है, ये भी नहीं आ रहा है। अब उससे पूरा क्वाड्रेटिक का चाहे जितना बड़ा मास्टर हो, इसका आंसर नहीं निकाल पाएगा। एग्जाम में थोड़ी ना 1 स्क्वायर से 18 स्क्वायर तक जोड़ने लगोगे, 1 स्क्वायर से 18 स्क्वायर तक जोड़ने लगोगे तो जोड़ने में 5-7 मिनट चला जाएगा और बीच में गलती पक्का होगी, इतना तुम समझ लो। तो इसलिए जेई मेन की तैयारी करते वक्त कोई चैप्टर बेटा पूरा कभी नहीं छोड़ के जाना है। कोई चैप्टर ये पॉसिबल है कि सर मैथ्स में मान लो रफली 30 चैप्टर्स के आसपास है,
30 में से सर 15-16 चैप्टर, 17 चैप्टर अपना बहुत मजबूत है, चलेगा। अपना सर 8-9 चैप्टर मीडियम लेवल पे, वो भी चलेगा। 5 चैप्टर हमें बिल्कुल बोर्ड लेवल पे आता है। बिल्कुल बोर्ड लेवल का मतलब जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, हम केवल वही कर सकते हैं, चलेगा। बट ये नहीं हो सकता सर, ये चैप्टर आज तक हमने देखा ही नहीं, हमें कुछ नहीं पता है। तब उस केस में बहुत गड़बड़ है, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, कि जैसे मान लो तुम्हारे 15 चैप्टर बहुत मजबूत थे और 5 चैप्टर बिल्कुल तुमने देखा ही नहीं है। अब उन 15 चैप्टर बहुत मजबूत है, ऑब्वियस सी बात है, वहां से आपका स्कोर आने वाला है। बट उसी 15 चैप्टर के, मान लो 15 चैप्टर के 16, 17, 18 क्वेश्चंस आए और उन 18 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन ऐसा हो गया जिसमें उस टॉपिक की मिक्सिंग हो गई, जिसमें आपको फॉर्मूला तक नहीं पता है, तब तो आपका सीधा-सीधा नुकसान हो गया ना। तो ऐसा नुकसान हमें एग्जाम में नहीं करवाना है, समझे ना? ये सबके साथ होता है कि हर चैप्टर सबका बिल्कुल इक्वल लेवल पे नहीं मजबूत होता है। कुछ बहुत मजबूत है, कुछ बहुत मीडियम है, बट जो अच्छा बच्चा होगा कभी नहीं बोलेगा सर इसको आज तक हमने देखा ही नहीं है। वो अच्छा बच्चा बोलेगा सर 4 चैप्टर हमें केवल बोर्ड लेवल पे आता है। बोर्ड लेवल मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही लगा सकते हैं। बट पूरी तरीके से बेटा कभी नहीं छोड़ के जाना है। ये चीज़ सबको क्लियर हो रही है ना? आगे बढ़ा जाए बच्चों। अब इसके साथ बेटा एक ये और फंडा आता है, जिसको बेसिकली हम लोग न्यूटन सम बोलते हैं, यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं है। तो न्यूटन सम बेसिकली अभी लास्ट के 2 साल में तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, बट इसके पहले ये न्यूटन सम वाला फंडा बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, ठीक है? और कोई भरोसा नहीं, जेईई मतलब हर 2-3 साल में बेटा अपना ट्रेंड जो है ना, वो थोड़ा-थोड़ा चेंज करता रहता है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप जब 2027, 2028 में एग्ज़ाम दो, तो जेईई वाला हो सकता है कि आपसे भाई न्यूटन सम के आधार पे ही कोई छोटा-सा क्वेश्चन पूछ ले, न्यूटन्स सम। अब न्यूटन सम क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है। इसको एक बार हम लोग समझते हैं, ठीक है ना? सिंपल सी बात बेटा क्या बनती है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मान लो एक एसएन डिफाइन किया जाता है। अब मान लीजिए इसका रूट बेटा अल्फा एंड बीटा के बराबर था। अब एसएन को कई तरीके से डिफाइन करता है, मैं सबसे जनरल वर्जन लिखता हूँ। सबसे जनरल वर्जन क्या होता है? एसएन मान लो उसने लिख दिया लेमडा इंटू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा इंटू सॉरी प्लस म्यू इंटू बीटा की पावर एन। अब सुनिएगा, जहां पे लेमडा और म्यू कोई कांस्टेंट है, अल्फा बीटा रूट था, उसका पावर में कोई एन चढ़ाया जा रहा है। ये एसएन का सबसे जनरल फॉर्म है। कई बार एग्जाम में करता क्या है, लेमडा और म्यू दोनों की जगह 1 डाल देता है, तो ये अल्फा एसएन को कई बार ऐसे डिफाइन कर देता है। कई बार एग्जाम में करता क्या है, लेमडा की जगह 1 डाल देता है, म्यू की जगह -1 डाल देता है, तो एसएन को ऐसे डिफाइन कर लेता है। कई बार एग्जाम में करता क्या है, लेमडा की जगह कोई अपने मन से कांस्टेंट डाल दिया 2025 या 2026 और म्यू की जगह 2027 डाल दिया। तो 2026 इंटू अल्फा की पावर एन प्लस 2027 इंटू बीटा की पावर एन एटसेट्रा, इस टाइप से एसएन को डिफाइन किया जा सकता है। तो बॉटम लाइन देखो बेटा, तुम्हें याद क्या रखना है कि एसएन जो होता है वो बेसिकली इसके बराबर होता है। भैया लेमडा और म्यू की जगह तुम चाहे जैसा खेल करते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम लेमडा म्यू की जगह 1 डाल दो, लेमडा की जगह 1 डाल दो, म्यू की जगह 100 डाल दो, लेमडा की जगह 2025 डाल दो, म्यू की जगह 2026 डाल दो, लेमडा की जगह -1 डाल दो, म्यू की जगह +1 डाल दो, लेमडा म्यू दोनों की जगह +1 डाल दो, डज नॉट इवन मैटर। लेमडा और म्यू दोनों के, लेमडा की जगह तुम √2 डाल दो, म्यू की जगह तुम √3 डाल दो। तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि अगर अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन के फॉर्म की एक चीज लिखी है, जिसमें आगे कोई कॉफिशिएंट भी हो सकता है, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन के फॉर्म की कोई चीज लिखी है आगे जिसमें कोई कॉफिशिएंट भी हो सकता है, तो न्यूटन सम का फॉर्मूला क्या बोलता है? न्यूटन सम का फॉर्मूला ये बोलता है कि इस वाले केस में a टाइम्स एस एन प्लस 2 प्लस बी टाइम्स एस एन प्लस 1 प्लस सी टाइम्स एस एन की जो वैल्यू होगी 0 के बराबर होगी। ये न्यूटन सम का फॉर्मूला बोलता है। ये न्यूटन सम का फॉर्मूला बोलता है। इस फॉर्मूले पे एक बार सब लोग नजर मार लो। इसको याद करने का क्या शॉर्टकट होगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि सबसे पहले इसका मैं आपको प्रूफ कराता हूं।
प्रूफ क्या है? प्रूफ बहुत ही सिंपल है भाई, अगर अल्फा रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। प्रूफ मैं क्यों करा रहा हूं, उसकी बहुत बड़ी वजह, प्रूफ से चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो उस केस में आपका हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू 0 के बराबर होगी। यस और नो? जबकि हमें क्या लाना था, लेमडा इंटू अल्फा की पावर एन लाना था। तो हम एक काम करते हैं, लेमडा इंटू अल्फा की पावर एन से हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं, थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला वाला क्या बन जाएगा, पहला वाला बन जाएगा ए टाइम्स लेमडा अल्फा की पावर एन प्लस टू प्लस बी टाइम्स लेमडा बी टाइम्स लेमडा अल्फा की पावर, अब अल्फा की पावर एन से इसको मल्टीप्लाई करोगे एन प्लस वन बनेगा, और सी इंटू वन को मल्टीप्लाई करोगे सी इंटू लेमडा इंटू अल्फा की पावर एन बनेगा। ये रिलेशन पक्का ट्रू होगा। अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा था तो दोनों साइड में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 0 इंटू लेमडा अल्फा की पावर एन 0 हो जाएगा। सेम काम बेटा आप बीटा वाले के केस में कर लो। सेम काम का मतलब क्या होगा, बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा पॉइंट नंबर 1, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे म्यू इंटू बीटा की पावर एन से। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे म्यू इंटू बीटा की पावर एन से दोनों साइड में। तो बीटा वाला रिलेशन क्या आएगा, बीटा वाला रिलेशन आएगा ए म्यू बीटा की पावर एन प्लस टू प्लस बी म्यू बीटा की पावर एन प्लस वन प्लस में सी म्यू बीटा की पावर एन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बात समझ में आती? अब बेटा दोनों को तुम ऐड कर दो। भाई अगर ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है, तो दोनों को ऐड करके भी 0 के बराबर आएगा। अब इनको ऐड करो, ऐड करने में लेमडा के साथ अल्फा की पावर n प्लस टू है, म्यू के साथ बीटा की पावर n प्लस टू है, जो कि क्या होता है, इसी वाले रिलेशन में n की जगह n प्लस टू डाल दो। देखना बेटा, इसी वाले रिलेशन में अगर n की जगह n प्लस टू डालोगे तो इन्हीं दोनों का सम आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, a टाइम्स एस एन प्लस टू बन जाएगा प्लस b टाइम्स, अब इसी वाले रिलेशन में आप n की जगह n प्लस वन डाल दो, b टाइम्स आपका क्या बन जाएगा, एस एन प्लस वन बन जाएगा, प्लस c टाइम्स आपका क्या बन जाएगा, एस एन इज इक्वल टू 0, जो कि न्यूटन सम का फॉर्मूला था। फॉर्मूले को हमने डेरिवेशन इसलिए कराया जिससे आपको समझ में आए कि लेमडा और म्यू से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। आपको समझ में आए कि मेन बात क्या है कि यहाँ पे जो पावर है एग्जैक्ट वही पावर यहाँ पे होनी चाहिए। ये सारी बातें आपको समझ में आए, इस वजह से डेरिवेशन कराया। अब भाई जैसे सवाल क्या क्या है, जैसे एक छोटी सी बात मैं लिखता हूँ, जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिख दिया, हमने लिख दिया 5x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस मान लो मैंने 9 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। रूट रियल हो इमेजिनरी उससे फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ सोचो ना, इस वाले का रूट अगर अल्फा है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, भले अल्फा रियल नंबर हो चाहे इमेजिनरी नंबर हो। यस और नो? अल्फा सेटिस्फाई करेगा। अब ये चीज 0 के बराबर है, लेमडा इंटू अल्फा की पावर इनसे दोनों साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे रियल एंड इमेजिनरी रूट का कोई गेम ही नहीं है। अब मान लो एग्जाम में उन्होंने तुमसे बोला कि एक एसएन है जो कि मान लो 2026 टाइम्स अल्फा की पावर एन प्लस 2027 टाइम्स बीटा की पावर एन के बराबर है। अब देख, सवाल सॉल्व करना बहुत इजी काम है। पहले तुम कुछ कुछ बातें मेरे साथ आप पहले सीखो। मान लो किसी सवाल में उन्होंने दिया हुआ है S15, S16 और S17 का रिलेशन दिया है। रिलेशन चाहे जैसे तोड़ मोड़ के दिया हो, 15, 16, 17 का रिलेशन अगर दिया है, किसका 15, 15, 16 एंड 17 का रिलेशन अगर दिया है, तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला क्या बताता है, यहाँ पे जो भी एस है उससे एक छोटा वाला आगे है, उससे एक छोटा वाला आगे है। मतलब यहाँ पे अगर S17 है तो यहाँ पे S16 है और यहाँ पे S15 है। अब इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो सवाल, अब सवाल क्या होगा एक अलग चीज है, अभी बता रहा हूँ कि रिलेशन को लिखना कैसे होता है। 15, 16, 17 में रिलेशन लिखना था, ये सवाल में हमें पता लग गया। तो हम क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स एस ऑफ 17 माइनस 7 टाइम्स एस ऑफ 16 प्लस 9 टाइम्स एस ऑफ 15 इज इक्वल टू हम 0 लिख देंगे। जैसे मान लो सवाल में उन्होंने बोला कि भाई 50, 51, 52 में रिलेशन लिख दो, तो 50, 51, 52 में क्या होगा, 5 टाइम्स एस ऑफ 52 माइनस 7 टाइम्स उससे एक कम 51 प्लस में आपका 9 टाइम्स एस ऑफ 50 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर 50, 51, 52 दिखा तो तुम्हें पता लग गया हाईएस्ट 52 है, तो 5 के साथ एस 52 जाएगा, 7 के साथ माइनस 7 के साथ उससे एक कम जाएगा, प्लस 9 के साथ उससे एक कम जाएगा। अगर इस स्लाइड की सारी चीजें पता है तो न्यूटन सम का कोई भी सवाल बेटा तुम्हारे लिए मजाक होगा।
ये जेईई मेन 2024 का सवाल देखते हैं। अरे यार, लगता है थोड़ा सा हल्का सा मिसप्रिंट यहाँ पे सवाल में हो चुका है। आई थिंक ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए ऐसा। ये थोड़ा सा बेटा यहाँ पे आई थिंक टाइपिंग का एरर हो चुका है। अब देखो, अब जैसे पहला वाला रिलेशन हमने देखा, उसमें क्या बोला जा रहा है, 4 5 6 में रिलेशन बता दो। तो 4 5 6 में अब अगर ये वाला होता तो 4 5 6 में रिलेशन क्या होता, 5 टाइम S6 प्लस 6 टाइम्स S5 माइनस 2 टाइम S4 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाता। अब पता नहीं मिसप्रिंट क्या हुआ है, वो हम पता लगा लेंगे। अच्छा, यही वाला मिसप्रिंट था, चलो ठीक है, समझे ना। बाकी सब ऑब्वियसली गलत होगा, क्योंकि 4 5 6 में एक ही रिलेशन पॉसिबल है जो कि न्यूटन सम के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है ना। एक और छोटा सा सवाल करते हैं। अब जैसे ये सवाल मतलब इसका सबसे कॉमन सवाल है, जो जेई मेन जेई एडवांस से सब में आ चुका है। एडवांस में बहुत पहले आया था, मेंस में लगातार रिपीट हुआ है। तो अब ये सवाल आया, बच्चा दिमाग इसमें तुम्हें कतई नहीं लगाना है कि यहाँ का फॉर्मेट क्या है। ये बीच में माइनस होता, बीच में प्लस होता, इसके आगे 50 नंबर होता, इसके आगे 1,00,000 होता, डज नॉट मैटर। मेन है अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n है, तो न्यूटन सम का फॉर्मूला वैसे वैलिड होगा। जब हमने आंसर को देखा, आंसर को देख के हमें पता लगा कि 8 9 10 में रिलेशन बताना है। एक जगह 8 है, एक जगह 10 है, एक जगह 9 है, तो 8 9 10 का रिलेशन क्या होगा, यही को हमने देख लिया। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, तो 1 इंटू S10 माइनस 6 इंटू S9 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और सॉरी, माइनस 2 इंटू S8 इज इक्वल टू, अब S लिख दिया, यहाँ पे A लिखा था, माइंड मत करना आप लोग। तो कहने का मतलब यहाँ से S10 माइनस 2 S8 की वैल्यू 6 S9 के बराबर आती है। निकालना क्या था, ये चीज न्यूमरेटर में लिखा है। इसकी वैल्यू, अब आंसर निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 6 S9 के बराबर है। डिनोमिनेटर में कितना लिखा है, 3 S9 लिखा है। आंसर कितना होगा, 2 के बराबर होगा। 2 मतलब बी वाला ऑप्शन हम लोग टिक कर देते हैं। तो बच्चा न्यूटन सम का कोई भी सवाल बिल्कुल ही डायरेक्ट हो जाता है, और जैसा कि मैंने आपको जिस हिसाब से पढ़ाया उस हिसाब से मजाक है। ये फिर से जेईई मेन 2024 का सवाल है। आज के क्लास का अंत हम लोग यहीं पे करते हैं। इस वाले सवाल को तुम्हें खुद से देखना है, हालांकि बिल्कुल ही ओरल सवाल है, और खुद से देखना है और कमेंट में बताना है कि ये न्यूटन सम का सवाल तुमने ओरली कर लिया कि नहीं किया। ये छोड़ो, कोई भी न्यूटन सम का सवाल आएगा, अगर तुम्हें मेरा डेरिवेशन पता लग गया और लॉजिक पता लग गया जैसे समझाया है, तो न्यूटन सम के किसी भी सवाल में बेटा तुम्हें किसी भी कीमत पे कहीं पे भी कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। आज के सब क्लास के अंत करते हैं। तो बच्चा, आज के क्लास को हमने क्वाड्रेटिक के सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम से हमने शुरू किया था। हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है। उसके अलावा हमने वो आइडेंटिटीज पढ़ी जिनके बेसिस पे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा करते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने के लिए हम लोग बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्राइस अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा करते हैं। कभी भी अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आता है, तो उसको करने के लिए बेटा हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकाल के दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देते हैं। कभी भी अगर अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 आता है, तो उसके लिए बच्चा हम लोग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को निकाल के दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या आती है कि अगर अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 आ जाए, तो उसके लिए आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब से मल्टीप्लाई करके देखना है। एक टर्म आपका अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 बनेगा। बाकी दो टर्म्स में से आप अल्फा बीटा वगैरह कॉमन लोगे, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। यदि यही अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7 होता है बच्चा, तो आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक टर्म आपका अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7 बनता। बाकी बचे हुए दो टर्म्स में से अल्फा बीटा का कोई पावर कॉमन लेने पे हमेशा सिंप्लीफाई हो जाएगा। बात समझे। उसके बाद में बेटा हम लोगों ने उस पे क्वेश्चन सॉल्व किए।
जिसमें वही सम प्रोडक्ट का फंडा लगाना होता है। ये हमेशा से आता चला रहा है, आता रहेगा। एक और इंटरेस्टिंग जो मैंने आपको बात बताई कि अगर बच्चा आपका क्वाड्रेटिक है विद द साइक्लिकल कोएफिशिएंट, साइक्लिकल कोएफिशिएंट मतलब क्वाड्रेटिक का जो कोएफिशिएंट है उसमें एक पैटर्न है, तो ऐसे वाले केस में हर हालत में आप चेक कर लेना कहीं +1 या -1 तो रूट नहीं है। इसके आधार पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी लगवाया। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट का फंडा पढ़ा। हमने पढ़ा कि अगर d इक्वल टू 0 है तो क्वाड्रेटिक का रूट रियल होगा बट दोनों रूट इक्वल होगा। इस वाले केस में क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होती है। हमने बोला कि अगर d ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू पॉजिटिव है, तो उस केस में क्वाड्रेटिक के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक का एक रूट p प्लस रूट q है तो दूसरा रूट p माइनस रूट q होता है, प्रोवाइडेड जो क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट्स हैं वो रैशनल नंबर है। फिर हमने पढ़ा कि अगर क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है तो क्वाड्रेटिक का रूट नॉन रियल होता है। नॉन रियल केस में अगर एक रूट p प्लस रूट q है तो अगला रूट p माइनस रूट q होना चाहिए, प्रोवाइडेड क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट रियल नंबर्स हैं। बात समझे? और उसके बाद में हमने लास्टली जाते जाते न्यूटन सम का फॉर्मूला पढ़ा कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के बारे में आपको दिया हुआ है कि अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n के फॉर्म में Sn को डिफाइन किया गया है, या फिर Sn को अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n के फॉर्म में डिफाइन किया गया है, या फिर Sn को 2023 अल्फा की पावर n प्लस 2025 बीटा की पावर n के फॉर्म में डिफाइन किया गया है, तो अगर ऐसा क्वाड्रेटिक आपका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो a टाइम्स Sn प्लस 2 प्लस b टाइम्स Sn प्लस 1 प्लस c टाइम्स Sn इज इक्वल टू 0। मान लो फिलहाल Sn अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n था। इसको लिखने का तरीका बताया, शॉर्टकट बताया, एग्जाम में सोचना कैसे। यदि आप समझदार हो तो न्यूटन अगर क्वाड्रेटिक की वजह, अब जैसे आज तक के आया नहीं है जेईई में, बट जिन बच्चों को मेरा डेरिवेशन समझ में आ गया, जिन बच्चों को मेरा डेरिवेशन समझ में आ गया, वो क्यूबिक के केस में भी न्यूटन सम को प्रूव कर देंगे, हालांकि कुछ होता नहीं है फिर भी तुम प्रूव कर ले जाओगे। अब वही लॉजिक, पहले यहाँ पे अल्फा, मान लो अल्फा बीटा गामा इसका रूट था, थोड़ी देर के लिए समझना है, अल्फा बीटा गामा इसका रूट था। अब मान लो एक Sn को डिफाइन किया गया है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस गामा की पावर n। अब जो मैंने आपको लॉजिक बताया उस लॉजिक पे प्रूव करो कि a टाइम्स Sn प्लस 3 प्लस b टाइम्स Sn प्लस 2 प्लस c टाइम्स Sn प्लस d की वैल्यू 0 के बराबर होगी। इसको आप खुद से प्रूव करना, कभी नहीं आया है। बट यार लॉजिक जो है, तो लॉजिक तो बिल्कुल सेम है ना, जो समझदार बच्चा होगा उसको प्रूफ ऐसे ही दिख रहा होगा, हालांकि कई लोगों को ना भी दिख रहा होगा। बट जो बंदा अगर इसको भी इस केस में प्रूव कर लेता है, वो न्यूटन सम का कोई भी सवाल आ जाएगा उसके लिए, फिर क्वाड्रेटिक मतलब उसको लॉजिक पता लग गया, वो प्रॉब्लम की जड़ तक जा चुका है। तो बच्चों प्रॉब्लम की जड़ तक जाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कंसेप्ट को ढंग से क्लियर करना है। हमें वो मशीन नहीं बननी की डेटा फीड करके आंसर निकाल रहे हैं, हमें पता लगना चाहिए हम कब कोई चीज कहाँ पे क्यों कर रहे हैं। तो इस मैसेज के साथ बच्चा लेक्चर नंबर 2 में खत्म करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पे जरूर बताना है इसको कौन सा बच्चा प्रूव कर पाया, और बाकी न्यूटन सम का एक छोटा सा सवाल स्लाइड में छोड़ा है, उसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके हमें बताना। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को इस सेशन से बहुत फायदा हो रहा होगा। अगर फायदा है तो थोड़ा सा वो जो है सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबाना है, इस वीडियो पे थोड़ा सा लाइक वाला दबाना है, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो, आप लाइक करते हो, वो मुझे अगले लेक्चर को और भी बेहतर बनाने के लिए फ्यूल देता है, मुझे ईंधन देता है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन देता है। इस मैसेज के साथ बच्चों मैं आज की क्लास को ओवर करता हूँ। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द सेशन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।